अभी स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक पहले समझ लेते हैं जो कल हमारा था धनाकर्षण और ऋणाकर्षण जो है उसको पहले अपन क्लियर कर लेते हैं। देखिए जैसे बाबा जी क्या कर रहे हैं ना कि कोई एक आकर्षित कर रहा है और कोई एक आकर्षित हो रहा है ना। तो जो जो आकर्षित हो रहा है वो धनाकर्षण में है और जो आकर्षित कर रहा है वो ऋणाकर्षण में। ये देखिए, ये इस लाइन से क्लियर है, मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया हुआ है। इकाइयां धनाकर्षण की स्थिति में किसी की ओर आकर्षित तथा ऋणाकर्षण की स्थिति में किसी को आकर्षित करती तथा शून्याकर्षण की स्थिति में स्वतंत्र है। जनरली अभी साइंस में जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो क्या कहता है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु पे जितना बल लगाता है आकर्षण बल, दूसरा वस्तु पहले वस्तु पे भी उतना ही आकर्षण बल लगाता है। तो जो बल लग रहा है वो एक के कारण नहीं है, दोनों एक दूसरे पे बल लगाते हैं। बल एक के कारण होता ही नहीं है, बल दो के परस्परता में होता है और दोनों ही एक दूसरे पे बल लगाते हैं। बाबा जी ऐसा नहीं कर रहे। क्या एक डिफरेंस समझ में आ रहा है? मतलब सिंपल सा एक धरती के साथ देख लें कि पृथ्वी से, इस धरती से हम एक पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो धरती उस पत्थर को अपनी ओर खींच रहा है। तो पत्थर किस में हो गया? धनाकर्षण में हो गया और ये धरती ऋणाकर्षण में हो गया। जबकि साइंस क्या कहता है ना, साइंस कहता है कि पत्थर जो है वो भी धरती को अपनी ओर खींच रहा है उतने ही बल से जितना धरती पत्थर को अपनी ओर खींच रहा है, जिस बल से। क्या मेरी बात पहुंच पाई? भैया इसको रिपीट कर दो थोड़ा। हाँ भैया थोड़ा सा इसको रिपीट करो तो कंफ्यूजन जैसा लग रहा है इसमें। और ये साइंस में जो है आकर्षण वो उसके मास के हिसाब से है, ऐसा है ना। पत्थर का मास कम है तो उसका आकर्षण कम हो जाएगा और पृथ्वी का आकर्षण बहुत ज्यादा है तो वो खींच लेगी। दोनों में टकराव की स्थिति में पृथ्वी का आकर्षण जीत जाएगा, ऐसा नहीं, बल एक है, बल का जो प्रभाव है, जो एक्सेलरेशन कर रहे हैं वो डिफरेंट है। तो साइंस में भी यही कह रहे हैं कि पत्थर पे जितना बल लग रहा है, ये धरती पत्थर पे जितना बल लगा रही है, पत्थर उतना ही बल धरती पे भी लगा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन अलग अलग है। एक्सेलरेशन जो होता है वो डिफाइन करता है बल डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, लेकिन बाबा जी जो यहां कह रहे हैं ना कि यहां पर धरती जो है, ये धरती पत्थर को अपनी ओर खींच रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो वो पत्थर धनाकर्षण की स्थिति में है और ये धरती ऋणाकर्षण की स्थिति में। तो यहां पर लघु और गुरु के अर्थ में प्रयोग करते। तो जो गुरु है वो लघु को आकर्षित कर रहा है, तो लघु धनाकर्षण में हुआ और गुरु ऋणाकर्षण में हुआ। क्या ये ठीक है? दोबारा कहना जरा। मैं ये कह रहा हूं कि धरती को हम गुरु यदि समझें और पत्थर को लघु समझें तो गुरु लघु को आकर्षित कर रहा है, ना कि लघु गुरु को आकर्षित कर रहा है। लघु गुरु में शामिल होना चाहता है, ना कि गुरु लघु में शामिल होना चाहता है। सहअस्तित्ववादी विधि से जो उसको देखें तो लघु गुरु में शामिल होना चाहता है। नदी समुद्र में मिलना चाहती है, ना कि समुद्र नदी में मिलना चाहता है। क्या समझ में आई मेरी बात? और लघु गुरु कैसे तय करते हैं, जो उससे बड़ा है या छोटा है या कैसे? वही अभी यही देखेंगे। तो लघु गुरु किस तरीके से तय करते हैं, जैसे ये धरती देखेंगे तो ये अपने आप में एक बड़ी व्यवस्था है, पत्थर उससे एक बहुत छोटी व्यवस्था है, बहुत ही छोटी एक व्यवस्था है पत्थर, और धरती उसके कंपेरिजन में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, उसमें बहुत सारे पत्थर, मिट्टी, पानी, हवा से मिलकर बना हुआ। तो गुरु का मतलब एक बड़ी व्यवस्था और लघु का मतलब एक छोटी व्यवस्था। ठीक है। क्या अभी ठीक हुआ?
धनाकर्षण और ऋणाकर्षण। इसमें और किन्हीं को कुछ ऐड करना हो बता सकते हैं। तो भैया इसको हम पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कैसे देखेंगे? बिल्कुल, अब पृथ्वी और देखेंगे तो यहां पर पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही शून्याकर्षण के में है, दोनों ही शून्याकर्षण में है, ना ही वहां धनाकर्षण है और ऋणाकर्षण। जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में देखेंगे वही पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी है, दोनों शून्याकर्षण में, ना तो वहां धनाकर्षण है ना ही ऋणाकर्षण। बट अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो आकर्षण बल तो वहां भी लग रहा है। तो देखिए वही कह रहा है ना, साइंस के हिसाब से क्या है कि कोई भी चीज एक्सेलरेट कर रही है तो वो बिना बल के एक्सेलरेट नहीं कर सकता। उसने एक्सेलरेशन डिफाइन किया है। क्या एक्सेलरेशन डिफाइन किया है? तो गति का बदल जाना ही एक्सेलरेशन है। तो वो बेसिकली क्या होता है, एक छोटी सी जगह पर, जैसे एक जो धरती पर कोई एक छोटे स्वरूप को देखा, उस पे उसने जो नियम को देखा और उस नियम के आधार पर उसने उसको एक्सटेंड किया। यही तो बाबा जी मजेदार बात कर रहे हैं। शून्याकर्षण एक अलग ही चीज बोल रहे हैं कि वो धरती के खिंचाव के कारण उसकी चारों तरफ नहीं घूम रहा है, वो शून्याकर्षण में। धरती सूरज के खिंचाव के कारण उसके चारों तरफ नहीं घूम रही है, धरती शून्याकर्षण में। सारे ग्रह गोल शून्याकर्षण में। आप यहां पर देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, ये आप देखेंगे कि प्रत्येक ग्रह आकाश में शून्याकर्षण की स्थिति में है। ऐसे ग्रह गोल आकाश में अपनी गति के अनुसार स्थिति में। यही तो मैं कह रहा हूं कि देखिए ये शोध के मुद्दे हैं जिसपे अभी मतलब ये शोध के मुद्दे हैं, इस पे हमारे को और मतलब चिंतन मनन करना होगा कि ये क्या कर रहे हैं और साइंस इससे डिफरेंट क्या कर रहा है। जी ठीक है भैया, ये बात पहुंच पाई क्या? शून्याकर्षण का मतलब जो है कि वो किसी के आकर्षण में नहीं है, वो अपने स्वभाव गति में है। तो इनको जो गति की ऊर्जा मिल रही है वो वहां से मिल रही है। कहां से? इनको जो गति के लिए ऊर्जा मिल रही है। किनको? धरती के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ जी जी, धरती या चंद्रमा को। तो उनको वो ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? व्यक्त वाली जो ऊर्जा है उससे नहीं, व्यापक वो बेसिकली वो शून्य के कारण ही तो है, मतलब शून्य के कारण ही वो ऊर्जित है। उसको किसी मतलब जगह से ऊर्जा मिल रही है ऐसा नहीं है, वो ऊर्जित है। क्या मेरी बात स्पष्ट हो रही है? तो उसकी वो जो ऊर्जित है तो उसके अंदर जो ऊर्जा ऊर्जित होने का कुछ कारण होगा ना सर? वही तो व्यापक है। हाँ वही मैंने कहा था कि व्यापक व्यापक ही से जो ऊर्जित है वो वाला है। इसलिए तो नाम देखिए शून्याकर्षण। शून्य मतलब वो समझ व्यापक गया। की ही बात कर रहे हैं। जी जी समझ गया। शून्याकर्षण उन्होंने कहा, शून्य मतलब व्यापक। हाँ समझ गया। ये कुल मिलाकर के एक बड़ी चीज है कि मतलब व्यापक जो है वो सब चीज को ऊर्जित किए हुए है, लेकिन उसमें मतलब कोई तरंग दबाव नहीं है। जी ये तो 100% सत्य है। और इसी ऊर्जा जो ये ऊर्जित किया हुआ है वो बेसिकली उसका मतलब देखेंगे तो फैलाव के रूप में, जो बोल रहे हैं अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में। तो पूरे प्रकृति में एक व्यवस्था बनी हुई है, वो स्वयं स्फूर्त विधि से व्यवस्था बनी हुई है। कोई बना रहा है ऐसा नहीं है, वो स्वयं स्फूर्त विधि से व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि अस्तित्व का स्वरूप ही वैसा है। ठीक है जी इस तीन चीज को लेकर और कोई डिस्कशन, ऋणाकर्षण, धनाकर्षण और शून्याकर्षण को लेकर के, कि नहीं और को कुछ यदि इसमें ऐड करना हो? भैया आवाज आ रही है? जी भैया आवाज आ रही है।
तो भैया ऐसा कह सकते हैं कि मतलब इकाई इसमें व्यापक में संपृक्त होने के कारण वो अपने आप को ऐसे, क्योंकि अगर व्यापक का प्रपोजल देखे तो व्यापक अप्रभावित है, मतलब तो वो अपने आप को ऐसी पोजीशनिंग में ले आता है इकाई कि वहां जहाँ सब दबाव प्रभाव आकर्षणों से मुक्त होने की कोशिश करता है, तो ऐसे ऑर्बिट में ही मतलब अपने आप को प्लेस करने की टेंडेंसी रखती है हर इकाई। ऐसा समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल भैया, देखिए इसको व्यवस्था के स्तर पर ही समझना हो कि मतलब अस्तित्व में एक व्यवस्था का प्रावधान है और जो भी चीज उस व्यवस्था में पहुंच जाता है वो शून्याकर्षण में, यदि वो व्यवस्था में नहीं है तभी वो धनाकर्षण और ऋणाकर्षण में आएगा। तो ये धरती अपने आप में, यदि इस धरती को मान लेते हैं यहां पर परमाणु विस्फोट करके धरती का भाग विभाग कर दें, फिर ये शून्याकर्षण में नहीं रह जाएगा। अभी जैसे यहां पर एक जगह देखिए मैंने धूमकेतु के बारे में लिखा हुआ भी है कहीं पर, है ना, धूमकेतु के बारे में यहां पर कहीं पर आया था। ये देखिए यहां जो लिखा है ना, अव्यवस्थित रूप में उल्काओं के होने का कारण किसी धरती में वैज्ञानिक विधि से नाभिकीय प्रयोगों अथवा परिवेशीय अंशों का आवेश क्रम में किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप किसी भी धरती से आंशिक वस्तुएं शून्याकर्षण स्थिति में असीम अवकाश में होना संभव है। इसी क्रम में इन वस्तुओं को पहचाना जा सकता है। ठीक है, हाँ ओके, नहीं तो वो बड़ी धरती में ही अट्रैक्ट होते हैं, मतलब इफ दे आर नॉट, इफ दे आर वो लूजली इंडिपेंडेंटली कहीं पर ट्रैवल करते हैं। अब ये देखिए ना, क्या सुंदर ये चीज व्यवस्था है कि अभी जैसे अभी ऐसा लगता है कि यार इतनी सुंदर व्यवस्था अपने आप कैसे हो सकती है कि एक सूरज है उसके चारों तरफ इतने ग्रह गोल घूम रहे हैं, है ना, इतनी सुंदर व्यवस्था अपने आप कैसे हो सकती है? कोई तो एक होगा जो इस व्यवस्था को बनाया होगा। अपना ध्यान बार बार उधर क्यों आता है? ऐसी व्यवस्था जो है स्वयं स्फूर्त हो नहीं सकती। तो ये जो व्यवस्था बनाया होगा, जो ये बात कर रहे हैं ना, जो बेसिकली व्यवस्था बनाया किसने, यदि इस अर्थ में कहेंगे तो व्यापक ही है इस सब का कारण। इन सब चीजों का कारण व्यापक ही है, इस व्यवस्था का कारण व्यापक ही है, वही मूल ऊर्जा है। और चूंकि व्यापक जो है वो सहअस्तित्व के रूप में, जो सत्ता है, वो जो अस्तित्व है वो सहअस्तित्व के रूप में है, तो वो जो ऊर्जा है वो बेसिकली व्यवस्था के लिए ही प्रेरणा है। हर इकाई में जो मूल प्रेरणा है वो व्यवस्था के लिए ही है। एक परमाणु अंश में भी व्यवस्था के लिए ही प्रेरणा है। व्यवस्था के लिए प्रेरणा का मतलब है कि वो परमाणु अंश जो है वो परमाणु में जाके समाहित होना चाहते। ठीक है भैया, एक मिनट भैया, मैं जस्ट 1 सेकंड में, लाइट जो है ना फ्लक्चुएट कर रहा है, तो 1 मिनट में मैं बस इसको जो है ठीक करके जस्ट 1 मिनट में। क्या यहाँ पर अभी बारिश हो रही है, इस कारण से मौसम। जी भैया, इस पे और कुछ डिस्कशन? भैया जी, ये बात तो समझ में आती है कि अस्तित्व में सभी चीजें इतना व्यवस्थित हैं कि हम उससे प्रेरणा पाते ही हैं। लेकिन जैसे आपने एक लाइन कही ना कि हम सूर्य को देखते हैं और फिर सूर्य के ओर जो सभी ग्रह गोल चक्कर लगा रहे हैं वो व्यवस्था है, तो दर्शन ही ऐसा प्रस्तावित करता है कि जो सूर्य है वो एक आवेशित वस्तु है, मतलब आवेशित है, वो व्यवस्था के अर्थ में नहीं है। वो एक समय पर ठंडा होगा, उसके बाद भी जीवन यहाँ संभव होगा और मानव जी पाएगा। तो इसको कैसे देखें कि सूर्य व्यवस्था के अर्थ में है या व्यवस्था का पार्ट नहीं है, क्योंकि आदरणीय नागराज जी ने उसे आवेशित कहा है। ऐसा आप इस पर कुछ कहें? मतलब आप जो कहना चाह रही हैं, इससे कल्पना आती है कि अभी जितने भी यहाँ पर धरती पे जो पेड़ पौधे हैं, ये सब चीजें जो दिख रही हैं वो बेसिकली सूर्य के प्रभाव में ही होगा। यदि सूर्य ठंडा हो जाएगा
तो ये धरती में जो ये प्राण अवस्था है और ये सब जो इतना डेवलपमेंट दिख रहा है वो होगा ही नहीं, प्राण अवस्था गायब हो जाएगी। जब प्राण अवस्था गायब हो जाएगा तो जीव अवस्था और सब चीज गायब हो जाएगा, मतलब धरती का फिर से जो है ह्रास हो जाएगा, ऐसा ही ना? नहीं नहीं भैया जी, मतलब मुझे तो नहीं पता कि ये सब होगा, लेकिन एक बार गोष्ठी में बात हो रही थी वरिष्ठ जन से, तो उन्होंने ही कहा कि सूर्य नहीं भी रहेगा तो फिर हमारी एक अनुकूलता वैसे होगी, मतलब शरीर हमारा और ये पूरी धरती की व्यवस्था उसके अनुकूल ढल जाएगी, लाइक कि वो एकदम से नहीं खत्म होगा सूर्य की ऊष्मा धीरे धीरे कम होगी, ऐसा कुछ वहां पर गोष्ठी में बातचीत हुआ था। हाँ, मतलब देखिए मैं भी मतलब कई बार रहा हूँ जिसमें बाबा जी ने से ये डिस्कशन हो रहा था और मैं भी, तो मेरा जो इसमें अनुमान बनता है कि एक तो ये देखेंगे कि उसको जो सूरज में आवेश है उसको पचाने का कुछ तो विधि होगा यहाँ पे ना, तो ये वो उस विधि के रूप में इस धरती में जो डेवलपमेंट हुआ कि उसकी आवेश को पचा करके उसको वो अब एक अच्छे तरीके से कहें कि उसको व्यवस्था के रूप में परिणत कर रहा है, उसकी उष्मा को पचा करके उसको एक कहे सही रूप दे रहा है। तो क्या ये एक अद्भुत, मैं कहूंगा कि प्रकृति में इतने अद्भुत जो एक व्यवस्था है कि एक के आवेश को पचा करके दूसरा जो है उसको व्यवस्था में बदल दे रहा है। बढ़िया, ये तो बढ़िया, मतलब एकदम बढ़िया। इस पर ध्यान जाता है तो अच्छा ही लगता है, लेकिन जिस दर्शन से ही प्रस्तावित हुआ ना, तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या चीज है फिर, सूर्य को व्यवस्था के अर्थ में देखें या अव्यवस्था के अर्थ में देखें, ऐसा। हाँ, तो जैसे सूरज के बारे में भी ऐसा बाबा जी तो बोलते थे कि वो भी किसी मतलब पहले वो भी विकसित धरती रही होगी और वहां पर भी इस तरीके से जो अभी धरती में स्थिति बन गई अपने धरती में, वहां पर भी किसी ने न्यूक्लियर विस्फोट किया होगा और उस क्रम में उस जो है वो जो सूरज है वो इतने ह्रास की स्थिति में चला गया। तो मतलब उनकी ये पीड़ा तो थी ही कि मतलब कहीं इस धरती की भी स्थिति वैसी ना हो जाए, और अभी के जो समय में है उसमें बहुत अकल्पनीय तो नहीं लगता भाई, ये धरती भी सूरज के जैसा ही बनने का मतलब एक व्यवस्था तो आदमी ने कर ही लिया है, इतने सारे एटम बम और ये सब है, जहां पर भी एटम बम पटका जाता है उस छोटी सी जगह को देखेंगे तो वो सूरज से कम थोड़ी दिखता है। यदि एटम बम जहां पर भी विस्फोट होता है तो उस छोटी सी जगह को देखेंगे तो वो भी तो सूरज की जैसी स्थिति में ही तो दिखता है, तभी तो इतना विनाश कर पाता है। तो हम सिर्फ नियम को उसको पहचान लिए कि कैसे आवेशित करना है, लेकिन व्यवस्था को नहीं पहचान पाए, यही एक दिक्कत है। तो बाबा जी का ध्यान हर बार होता है कि आप आवेश को देखते हो, आवेश को पहचानने की कोशिश करते हो, लेकिन उसके विपरीत एक व्यवस्था मतलब पूरे अस्तित्व में बनी हुई है, इसको हम पहचानने की कोशिश नहीं करते। इतना बड़ा चीज बाबा जी को बार बार बोलने की क्या जरूरत थी? अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में, अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में हर जगह बाबा जी का देखेंगे, पूरे दर्शन पढ़ेंगे तो हर जगह ही वहां पर अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में ऐसी कई बार प्रयोग की। उसका रीजन ही यही। जी भैया जी, ठीक बात है। और कुछ ये शून्याकर्षण, धनाकर्षण, ऋणाकर्षण को माने कंप्लीट हो जाए, हो गया। ये शून्याकर्षण को जीवन में जो है निराकर्षण वर्ड से जो है ना वो किया गया है। ये देखिए शून्याकर्षण, धनाकर्षण, ऋणाकर्षण वो तो हो गया भौतिक संसार में, अब इसको जीवन में भी ये बोल रहे हैं। जी भैया, एक प्रश्न था कि शून्याकर्षण सिर्फ ग्रह गोलों में होता है क्या, या अन्य वस्तुओं में भी हो सकता है? नहीं, अब जैसे एक परमाणु को देखें, एक एटम को समझें, तो एटम का भी सिचुएशन में देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन, जिसको भी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अंश जो परिवेश में चक्कर काट रहे हैं, वो भी शून्याकर्षण। मतलब एक ऐसी निश्चित स्वभाव गति में आ जाना जिसकी निरंतरता है, एक ऐसी निश्चित स्वभाव गति में आ जाना जिसकी निरंतरता हो जाती है, वो शून्याकर्षण। तो ये परमाणु में भी देखेंगे, वो जो एक निश्चित परिवेश में आ जाता है तो वो शून्याकर्षण में हो गया वहां पर भी। अब उसकी निरंतरता हो गई, उस परिवेश जो वो एक परिवेश है उससे उसका रेडियस कम ज्यादा कर देंगे तो उस परिवेश में वो एक स्वभाव गति में नहीं रह पाता, तब वहां पर वो शून्याकर्षण में नहीं है, तब वहां पर आकर्षण और विकर्षण लगेगा। तो वही जो बताते हैं कि जो एक निश्चित परिवेश है उससे ज्यादा दूर चला जाता है तब वहां पर धनाकर्षण लगता है,
और उस मतलब उसमें आकर्षण बल काम करता है, मध्यस्थ आकर्षण बल का काम करता है, उससे नजदीक आ जाता है तो यही मध्यस्थ बल विकर्षण का काम करता है, वापस उसको शून्याकर्षण में ले जाने के लिए। ठीक है, बढ़िया, समझ गया। तो जहां पर भी ऐसा दिखे जिस गति की निरंतरता हो गई, वो अपने स्वभाव गति में आ गया अविरत समय के लिए, वो शून्याकर्षण में, मेरे को तो ऐसा समझ में आता है कि वो शून्याकर्षण है। क्या ऐसा कहना ठीक है? जी, और अगर कोई मेटेओर आता है और वो कोई ग्रह को में आता है, तब वो फिर से शून्याकर्षण में नहीं होता है ना? वो आकर के यदि उस ग्रह गोल में समा गया तब वो शून्याकर्षण में हो जाएगा। मेटेरियल को मानेंगे तो एक बड़ा पत्थर, एक इसको समझना होना, तो जीवन के स्तर पर समझे ना तो ज्यादा अच्छा। शून्याकर्षण को इक्विवेलेंट टू पूर्ण निराकर्षण जो इसमें लिखा हुआ है, ये बढ़िया चीज है समझने के लिए। जीवन के में इसको समझेंगे शून्याकर्षण ना, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जी। पूर्ण निराकर्षण जो है उसको शून्याकर्षण भी कहा है। पूर्ण निराकर्षण का क्या मतलब? यहां पर पूर्ण निराकर्षण को जो कहा गया है, सारे भ्रम से मुक्ति। ये जो पूर्ण निराकर्षण कर रहे हैं यहां पर, भ्रम से निराकर्षण ही ये जो है यहां पर मानव पद में आंशिक निराकर्षण तथा मानव पद में पूर्ण निराकर्षण प्रमाणित है। पूर्ण निराकर्षण का मतलब हुआ जो करने योग्य काम नहीं है उसको नहीं करना, भ्रम से दूरी, यही हुआ निराकर्षण। भ्रम से दूरी ही निराकर्षण है। तो ये कह रहे हैं कि दिव्य मानव पद में पूर्ण निराकर्षण हो जाता है, मतलब वो शून्याकर्षण में हो गया। अब उसकी निरंतरता हो गई, उस स्वभाव गति की निरंतरता हो गई। जो दिव्य मानव है उसमें पूर्ण निराकर्षण हो गया। इसको हम कह सकते हैं कि दिव्य मानव पैरेलल टू जिस शून्याकर्षण जैसे कर रहे हैं वो शून्याकर्षण में आ गया। उसको वहां शून्याकर्षण ना करके पूर्ण निराकर्षण कर रहे हैं। शून्याकर्षण भौतिक संसार में कर रहे हैं और उसको पूर्ण निराकर्षण जो जीवन जो चैतन्य संसार में कर रहे हैं, लेकिन दोनों का रोल एक ही है। अब वो दिव्य मानव जिस उस पूर्ण निराकर्षण उसकी स्वभाव गति बन गई, उसकी जो वो स्थिति बन गई, अब उसकी निरंतरता हो गई। उससे पहले निरंतरता नहीं है, उससे पहले सम विषम आवेश हो सकता है, जिसको हम सम विषम आवेश को मतलब आकर्षण विकर्षण के रूप में समझ सकते हैं। तो एक ऐसी स्थिति में आ जाना जिसकी निरंतरता हो जाए इनफाइनाइट समय के लिए, उसको अपन क्या कह रहे हैं? शून्याकर्षण बोल रहे हैं। ठीक है भैया। ठीक है। हाँ, मेरा प्रश्न था कि क्योंकि वो एक बड़ा सा मेटेओर जब वो आता है और वो कोई ग्रह को तो बर्बाद या ध्वस्त भी कर सकता है, तब उसमें कोई शून्याकर्षण नहीं दिखेगा। अभी देखिए ना, ये धरती को बने हुए कितने साल हो गए, इसका टाइम का कोई कल्पना नहीं है ना। क्या इतने सालों में कोई मेटेओर आकर के इसको बर्बाद किया? नहीं। मतलब लाखों साल तो हो गए होंगे जी। है ना। अब आदमी के दिमाग में कल्पना आने लगी है, उसने पहचान लिया अभी बर्बाद करने आ रहा है, अब ये बर्बाद करने आ रहा है, उसको लेके मूवी भी बना रहा है। तो आदमी जो है ना व्यवस्था की ओर पहचानने का प्रयास कम किया है, अव्यवस्था को पहचानने का प्रयास ज्यादा किया है, इसलिए भयभीत है। यही प्रमाण है कि लाखों साल हो गए। इसका कोई प्रमाण कि धरती कब शुरुआत हुई, इसका कोई मतलब समय सीमा कोई नहीं बता सकता। लाख साल है या करोड़ साल है, इसका कोई प्रमाण नहीं। और इतने सालों में ये धरती बर्बाद नहीं हुई। ऐसे कोई भी बाहर से जो मेटेरॉइड है आकर के इस धरती को खत्म कर दिए, ऐसा तो नहीं देखने को मिलता। तो हमारे को ये देख करके उसका प्रमाण दिखना चाहिए ना कि मतलब पूरे अस्तित्व में एक व्यवस्था है। यहाँ विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति दिख रहा है। उसके विपरीत आकर के कोई यहाँ पर इसको वापस जो है अविकसित धरती के रूप में बना देगा,
इसकी संभावना कम दिखती है। अस्तित्व में व्यवस्था है, ये इसका प्रमाण है। क्या आप लोग बताएं? जी सही बात भैया। अभी मनुष्य की कल्पनाशीलता देखिए ना, वो मूवीज के रूप में दिखती है। हमेशा भयभीत रहेगा कि दूसरे ग्रह गोल से कोई आकर के इसके धरती पे हमला करना चाह रहा है ना। इतने सारे एवेंजर्स और ये सब मूवीज बनी है ना, कि दूसरे ग्रह गोल से आके कोई यहाँ पर हमला कर रहा है। इसकी तैयारी अभी से इन लोग भी शुरू किए हुए हैं। आपस की तैयारी तो किए हुए हैं ही, दूसरे ग्रह गोल से भी जो है तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य को सिर्फ जो है ना, उसने व्यवस्था को नहीं पहचाना। बाबा जी यही बार बार कर रहे हैं कि हम सिर्फ संघर्ष को ही देख रहे हैं, संघर्ष को ही पहचान रहे हैं, हम व्यवस्था को नहीं पहचान रहे। उनका ध्यान बार बार इधर की ओर है कि व्यवस्था है, उसको पहचानने की जरूरत है। ठीक है, और कुछ इस पे डिस्कशन बताइए, और बाकी लोग डिस्कशन, सभी लोग कनेक्ट होंगे तभी बढ़िया डिस्कशन में मजा आता है, वरना वो हो जाता है, सिर्फ वन वे हो जाता है कि मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं। सभी लोग जिनको भी जो भी अपने मन में है वो बोलेंगे भैया, तभी अच्छा है। बताइए भैया जी, भास आभास प्रतीति वाला प्रश्न कल हो गया था, मैं थोड़ा लेट आई थी कल। नहीं, वहां प्रश्न हुआ नहीं था। भास आभास प्रतीति जो है, मैंने तो सिर्फ कहा था कि किसी भी चीज को समझना है, वो एक ही बार में पूरा उसका अनुभव हो जाएगा ऐसा नहीं है। वो उसका पहले भास होगा, फिर आभास होगा, फिर प्रतीति होगी, फिर अनुभव होगा। कुछ चीजें भास में क्लियर होंगी, कुछ चीजें उससे ज्यादा आभास में क्लियर होंगी, उससे ज्यादा प्रतीति में होंगी, और उससे ज्यादा अनुभव में। पूर्ण मतलब एक तरीके से। जी बताइए दीदी। मैंने इन शब्दों का अर्थ पूछना था, लाइक कि भास शब्द से अभी हम क्या समझे, आभास शब्द से अभी हम क्या समझे, और प्रतीति शब्द से अभी हम क्या समझे, ऐसा। जी वो आएंगे दीदी, वो फिर एक नया टॉपिक खुल जाएगा, वो बहुत लंबा है ना। हाँ, तो अभी अपन जिस सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, उसमें चलते हैं। तो ठीक है, मैंने इसको भी लिख लिया है। ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। तो ये अभी 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 एक तो देखिए, धनाकर्षण ऋणाकर्षण हो गया है ना, आकर्षण विकर्षण हो गया। ये प्रत्याकर्षण एक कुछ शोध हो पाया क्या? प्रत्याकर्षण, क्योंकि देखिए प्रत्याकर्षण को लेकर मुझे भी कंफ्यूजन है, मुझे भी क्लियर नहीं है। जैसा केविन भैया ने जो भेजा था, उसमें प्रत्याकर्षण तो ऐसा सुन करके लगा कि जो वो एक निश्चित अच्छी दूरी से दूर चले जाने पे जो आकर्षण बल है, उसको प्रत्याकर्षण बोल। तो प्रत्याकर्षण को लेकर के मैं भी बहुत स्पष्ट नहीं हूं। इसमें हम सब लोग मिल करके यदि उसमें कुछ मतलब कर पाए तो अच्छा है। आप लोगों में से किसी को क्लियर हो प्रत्याकर्षण तो बता सकते हैं। ये वाला तो शून्याकर्षण जैसा ही लग रहा है जैसे आपने बताया। वही, अब ये मुझे भी भैया जी, जैसे प्रत्याकर्षण आप कह रहे हैं निश्चित अच्छी दूरी में परस्परता का होना, निश्चित अच्छी दूरी में परस्परता का होना मतलब कि एक दूसरे को पहचान पाना, एक दूसरे को निश्चितता को, एक दूसरे को देख पाना, संबंध को पहचान पाना, परस्परता को देख पाना, इस हिसाब से हम समझते हैं इसे। ये तो आपने जीवन के अर्थ में कहा। यदि इसको हम भौतिक संसार में देखेंगे तो वो बताइए, वो अगर जैसे ऑर्बिट, बाहरी ऑर्बिट में जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन मध्यांश के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो वो एक उचित दूरी पर ही होते हैं एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में तो वो जाते नहीं, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र, अपने अपने ऑर्बिट में वो ऐसे घूमते रहते हैं अपने ऑर्बिट में। ठीक है, वो जैसे पास आता है तो आपने बताया ना मध्यांश उसको पास आता है तो उसको पास नहीं आने देता, उसको उसके ऑर्बिट में वापस भेज देता है। वो दूर चला जाता है तो उसको खींच के तो अपने पास ले आता है। इस तरीके से वो परस्परता में एक दूसरे को वो आप आसपास जो दूर आना जाना वो एक निश्चित दूरी बना के रखते हैं एक दूसरे से। मध्यांश और अपने बाहरी ऑर्बिट में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन उनके बीच में कुछ दूरी बना के रखता है, उसको कंट्रोल करके रखता है। इस तरीके से और किन्हीं को कुछ इसमें और लगता हो प्रत्याकर्षण? भैया मैं एक पूछूं ये शून्याकर्षण के बारे में? हाँ पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे ये आप बोले ग्रह गोल शून्याकर्षण में है, पर इनका एक दूसरे पर प्रभाव रहता है, मेरा सवाल है ये।
कैसा प्रभाव, मतलब किस तरीके का प्रभाव? मतलब ये से सूरज का पृथ्वी पर प्रभाव रहता है या पृथ्वी का सूरज पर, ऐसे? देखिए भैया, वो तो अब हमारे को देखिए, इसको समझने के लिए ना प्रभाव तो रहेगा ही। देखिए, धरती अपने आप में एक छोटी व्यवस्था है, उससे बड़ी व्यवस्था है ये सौरमंडल जी तो हर एक इकाई अपने आप में एक व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। जी भैया। तो आप जब धरती और सूरज को देखेंगे ना, तो आपको एक धरती के साथ एक सौरमंडल को देखना पड़ेगा। वहां पर वो एक निश्चित भागीदारी कर रहे हैं, वो उससे एक बड़ी व्यवस्था बनी हुई है। तो यही एक सुंदर बात कर रहे हैं कि हर एक इकाई स्वयं में एक व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार। हर एक इकाई स्वयं में एक व्यवस्था है और अपने से बड़ी एक व्यवस्था में भागीदार। तो धरती सूरज इनके बीच कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। धरती सूरज ये सब मिलकर एक बड़ी व्यवस्था बना रहे हैं, जिसको सौरमंडल अपन कर रहे हैं। ठीक है भैया, है ना? तो उस अर्थ में इसको देखना ज्यादा मुझे उचित लगता है। बताएं भैया। यस। भैया अभी हाँ, थोड़ी देर पहले आपने वो बताया था कि जैसा सूरज का आवेश कम होगा, मतलब तो फिर अगर ऐसा मूल सिद्धांत के अनुसार सोचे तो फिर यहाँ पर अभी जैसे जो व्यवस्था है, जो प्लांट्स की वो फोटोसिंथेसिस एंड ऑल, तो वो एक नई व्यवस्था में बदल जाएगी, क्योंकि मूल तो हर इकाई व्यवस्था में, ऐसा सोच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बदल सकता। अभी अभी इस धरती में जो ये जो मतलब यहाँ पर उस सूरज के जो आवेश को बचाने का काम है, वो अलग अर्थ में है। वो आवेश बच जाएगा तो वो दूसरे अर्थ में हो जाएगा, व्यवस्था बनी रहेगी, ऐसा विनाश तो हो नहीं लगता। जिस तरीके से बाबा जी ने लिखा है कि वो मतलब वो सूरज खत्म हो गया तो ये पूरा सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं लगता। तो वापस प्रत्याकर्षण को लेकर के यदि कुछ अस्पष्टता बनती है तो ठीक, नहीं तो हम लोग ये कर लेते हैं कि इसको अपन लोग अपनी डिक्शनरी में नोट कर लेते हैं और इसमें मतलब बाकी हम लोग भी और जुड़े हुए हैं ही बाकी लोगों से, उनसे डिस्कस करके नेक्स्ट वाले में यदि क्लियर हो पाए तो ज्यादा अच्छा है। मुझे तो मैं अभी इस प्रत्याकर्षण पे मुझे स्पष्ट नहीं है कि पिन पॉइंटेड में बता पाऊं कि प्रत्याकर्षण का क्या मतलब है। बाकी जो प्रत्याकर्षण के बारे में बाबा जी ने जो ऑडियो में कहा है वो तो सभी लोग सुन चुके हैं, मतलब उस आकर्षण बल को ही प्रत्याकर्षण कहा है। जी दीदी बताइए। दीदी जी, मैं ये कह रही थी कि अभी भी बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जहां सूरज की रोशनी नहीं जाती है, फिर भी वो है, उनका अपना एक कलर है और अपना एक रोल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही दीदी। समुद्र की बहुत गहराइयों में जाइए तो वहां सूरज की रोशनी नहीं जाती है। बिल्कुल दीदी। भैया एक थोड़ा सा शेयरिंग का मुझे ये काफी कंफर्टिंग है, मतलब जो साइंस ने कंक्लूजन निकाल रखे हैं उसके हिसाब से तो डिस्ट्रक्शन इज द एंड गोल लगता है, बट यहाँ पर आई थिंक कि बने रहना ही, मतलब सब कुछ बना रहेगा, ऐसा लगता है। यही तो एक महत्वपूर्ण चीज बाबा जी बार बार ध्यान दिला रहे हैं कि यदि आदमी का ध्यान इधर की ओर चला जाए कि अस्तित्व में एक व्यवस्था है, इतने मात्र से ध्यान चला जाए तो वो जो उसकी जो सोच है ना कि ये विनाश होना तय है ना, वो उस मानसिकता में चला जाता है। तो उसमें है क्या ना, वो अब उसको रोकने की कोशिश नहीं करता, उसको एक्सेलरेट करना है। भाई वो विनाश फाइनली होना ही है, यदि स्वीकार ले तो आज हो या कल हो, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसी सोच बनती है और वो फिर काफी आपके बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट डालता है, मतलब वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और फिर जो करना बस बस वही जिंदगी ना, तो जो है अभी उसको भोग लो,
अल्लाह अभी एक्सेलरेट कर दो कंज्यूम करके सब कुछ, और फिनिश तो हो ही रहा है। अभी जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था ना, तो मैं एक अल्टरनेट एनर्जी के बारे में कोर्स कर रहा था। तो वहां बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आया कि अपने मतलब एनालिसिस में बताया कि अपने इंडिया में करीब 100 साल का कोयले का है, जहां से अल्टरनेट एनर्जी का भी अपने पास सोर्स है। तो उनका कहना था कि क्यों ना कि इसको ऐसा कर लिया जाए कि सारे कोयले को जल्दी से खत्म कर दिया जाए, तभी हम अल्टरनेट एनर्जी पर आएंगे। तो एक अच्छा उपाय है कि सब कोयले को खत्म कर दो, तभी हम आगे व्यवस्था के स्तर पर सोचेंगे। तो मानव की मानसिकता ऐसी है, क्या किया जाए। ठीक है, वापस आते हैं। क्या ये प्रत्याकर्षण को नोट कर लें कि ये अभी हमारे ग्रुप में क्लियर नहीं हुआ है। अगली बार या तो श्री राम भैया के साथ इसको कर लेंगे, या फिर आप सभी लोग अपने ग्रुप में या अलग जहां पर भी है वहां पर इसको डिस्कस करके यदि उसमें से कुछ निश्चित निकल पाता है तो फिर अपन उस पर आएंगे। कैसा, अभी इसको रोके पर ये जो टॉपिक है इसको क्लोज माने, ये आकर्षण प्रत्याकर्षण धनाकर्षण आकर्षण, इसको क्लोज माने, नेक्स्ट टॉपिक पे आए। नहीं तो अपन एक ही टॉपिक पे उलझे रहेंगे। कैसा करें, इसको क्लोज कर दें? ठीक है भैया, क्लोज कर देंगे भैया। एक लाइन मैं कहना चाहती हूँ इस बारे में, कहूँ मैं? जी जी कहिए। हाँ, वो मैं जो सहअस्तित्ववादी विज्ञान की जब वीडियोस पढ़ी थी, उनमें बाबा जी ने प्रत्याकर्षण के लिए एक बात कही थी कि जैसे एक तो ये कहा था कि जो मध्य में परमाणु अंश होते हैं, वो जब ऑर्बिट के परमाणु अंश दूर जाने लगते हैं तो वो अपने आकर्षण बल को प्रत्याकर्षण बल में बदलकर उनको अच्छी निश्चित दूरी में लाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि जैसे कि तो एक जो उनके साथ मेरे ख्याल से पता नहीं कौन बैठे हुए थे, मेरे को उनका नाम नहीं याद, उन्होंने कहा था कि जैसे मैं यहाँ पर आया और मैंने आपकी बात को सुना और फिर मैं चला गया यहाँ से, लेकिन फिर मेरे मन में फिर आया कि मुझे आपकी बात सही लगती है और मैं दोबारा यहाँ आया, तो इसको प्रत्याकर्षण कहेंगे? तो बाबा जी कहते हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सारे हंस रहे थे, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है क्या? वो कह रहे हाँ ऐसा है। तो एक तो उन्होंने ये एग्जाम्पल लिया था, और एक और बात उन्होंने कही थी कि जैसे हम जब यहाँ आ रहे थे तो आपके मन में हमारे मन में यहाँ के प्रति आकर्षण था और आप लोगों के मन में हमारे प्रति प्रत्याकर्षण था। ये 3 एग्जाम्पल उन्होंने प्रत्याकर्षण को स्पष्ट करते हुए बताए थे। अगर मुझे एग्जैक्टली याद है मुझे। आप जो बोल रही है ना, तो केविन भैया ने जो ऑडियो भेजा है, तो जो पहला वाला पार्ट है वो वैसा ही उसमें भी कहा गया है। हाँ जी, एक बार फिर से भैया प्लीज। जो केविन भैया ने ऑडियो भेजा है ग्रुप में, हाँ जी हाँ, उसको सुनेंगे ना तो बाबा जी वही चीज बोल रहे हैं जो आप पहला लाइन बोले ना, पहला सेंटेंस, कि जब ये निश्चित अच्छी दूरी से दूर चला जाता है तो वो जो उसको जो उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है उसी को प्रत्याकर्षण करते हैं। प्रत्याकर्षण का है। हाँ, तो साधन भैया ने ये कहा है कि साइंस में 2 ही बल बताए, आकर्षण और नेगेटिव फोर्स और पॉजिटिव फोर्स। आप 3 बता रहे हो, आकर्षण, विकर्षण और प्रत्याकर्षण। लेकिन वही बात है कि मतलब हाँ, वो मैंने सुनी नहीं है, मैंने तो वो वीडियोस देखी थी ना उनके बारे में, इसलिए मुझे नहीं पता उन्होंने भेजी होंगी। ठीक कह रहे हो आप। नहीं मतलब मैं जो कंफ्यूजन मेरा उसमें है कि उसको आकर्षण ना करके प्रत्याकर्षण क्यों करे। जब वो जैसे वो अच्छी निश्चित दूरी में है तब ना तो आकर्षण है ना ही विकर्षण है, वो शून्याकर्षण में है। जब उससे दूर जाता है तब आकर्षण बल लगता है, जब उससे नजदीक आता है तो विकर्षण बल लगता है। ऐसा मतलब यदि मैं कहूं तो मेरे को समझ में आ रहा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन, जब एक अंश चक्कर काट रहा है ना, तो एक निश्चित अच्छी दूरी में है, उसकी जो गति पथ में है तब वो शून्याकर्षण में है। उससे दूर जा रहा है तो आकर्षण है, उससे नजदीक आ रहा है तो विकर्षण। क्या मतलब निश्चित दूरी पर स्पर्धा करना होता है, वो अपने संबंध को पहचान रहा है। हाँ, मतलब एक निश्चित अच्छी दूरी। विकर्षण भैया एक मिनट, एक और बात है। विकर्षण उन्होंने परस्परता के अर्थ में विकर्षण का वो किया है। आकर्षण, प्रत्याकर्षण वो परमाणु अंशों में कहते हैं, परमाणु में अपनी स्थिति रूप में कह रहे हैं, और विकर्षण वो परस्परता में कह रहे हैं। नहीं, तो जब वो परमाणु अंश पास आता है, हाँ जी,
तब वो कौन सा बल लग रहा है वहां पर? हाँ, तो जब वो विकर्षण पास, बल लग रहा है। जब वो निश्चित अच्छी दूरी से ज्यादा पास में आता है तो वो अपने उसी आकर्षण बल को प्रत्याकर्षण में बदलकर उसको सही दूरी पर ले जाते हैं। और जब वो जरूरत से अच्छी निश्चित दूरी से ज्यादा दूर जाता है तो मध्यस्थ परमाणु जो हैं वो आकर्षण बल लगाते हैं। और विकर्षण बल उन्होंने परस्परता में विकर्षण बल को उन्होंने कहा है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से जब व्यवस्था के अर्थ में परमाणु मतलब एक दूसरे तरह के परमाणु बनाते हैं, उसमें वो विकर्षण बल का प्रयोग करते हैं। विकिरण के अर्थ में इसका प्रयोग किया है। अच्छा, नहीं, मैं आपकी बात को पहले बार रिपीट करते हैं कि आप बोल रहे हैं कि निश्चित अच्छी दूरी से पास आने पे प्रत्याकर्षण, निश्चित अच्छी दूरी से दूर जाने पे आकर्षण, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। मतलब प्रत्याकर्षण जो है, जिसको अभी हम लोग जो एक कहते हैं ना कि दूर भेजने के लिए, जो विकर्षण बल के रूप में देख रहे हैं, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसी में साधन भैया ने कहा है, उसी में कोट आउट किया है कि साइंस में केवल 2 ही बल बताए हैं, आप 3 बता रहे हो। नहीं, तो लेकिन जो अभी केविन भैया ने जो ऑडियो भेजा है उसमें तो मैंने जो ऐसा सुना कि निश्चित अच्छी दूरी से दूर जाने पर भी उसको प्रत्याकर्षण कर रहे हैं, ऐसा है क्या? बाकी लोगों ने यदि सुना हो तो? बाकी लोगों ने सुना है उसमें क्या ऐसा ही है ना कि निश्चित अच्छी दूरी से दूर ले जाने पे प्रत्याकर्षण बल लग रहा है? और ये किन्हीं ने सुना हो तो बताएं। केविन भैया आपने सुना था? देखिए भैया, मैं इस बात में कंफर्म हूँ कि आकर्षण प्रत्याकर्षण परमाणु के अंदर ही परमाणु अंश है, जो वो स्थिति रूप में उसका वर्णन है इन दोनों का। आकर्षण जब पास आ जाते हैं तो हाँ ठीक है, जब ज्यादा पास आ जाते हैं तो प्रत्याकर्षण है, और जब दूर चले जाते हैं तो आकर्षण है। अब बिल्कुल कंफर्म, जब ज्यादा पास आ जाते हैं तो उसको दूर करते हैं तो प्रत्याकर्षण है, और जब दूर चले जाते हैं, जैसे उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया ना कि जैसे मैं आपके पास आया है ना, और मैंने आपकी बात को सुना और मैं बाहर चला गया, लेकिन जब मैं बाहर गया और मैंने उसको जांचा परखा तो मुझे लगा नहीं, बाबा जी ही बात सही कह रहे थे, तो मैं दोबारा आपके पास आया। इसको आप प्रत्याकर्षण कह रहे हो क्या? तो बाबा जी ने कहा हाँ ठीक पकड़े हो आप। तो इस बात पे सारे हंसे हैं कि हाँ, कि ऐसा नहीं है क्या? तो सबने कहा कि हाँ ऐसा है। अब इस एग्जाम्पल से ये बात को कैसे समझ में आती है, ये समझ सकते हैं हम। तो जब दूर चले जाते हैं तो उसी बल को प्रत्याकर्षण बल में बदला है। वो ऐसे कह रहे हैं बाबा जी कि वही आकर्षण बल प्रत्याकर्षण में बदल जाता है, और वो फिर निश्चित अच्छी दूरी, जैसे हम यहाँ आ रहे थे तो हमारे मन में आकर्षण था और आप लोगों के मन में हमारे प्रति प्रत्याकर्षण था। अब यहाँ पे वो प्रत्याकर्षण ऐसा लग रहा है जैसे आकर्षण की प्रतीक्षा मैंने जो सब लोगों को मेरा ऑडियो सुनाई दे रहा है क्या? इसको एक बार सुन लेते हैं हम लोग कि बाबा जी फिर से क्या कह रहे हैं, यहीं पर सुन लेते हैं। हाँ, मेरी आवाज सुनाई ये बात ठीक है। ये आवाज सुनाई दे रही है ना मेरे लैपटॉप की? नहीं, आवाज नहीं सुनाई दे रही भैया। नहीं, अभी नहीं, मैं अभी तो पॉज कर दिया। ओके, अभी सुनाई दे रहा है? धीमे से। हाँ। अब हम स्पष्टतया समझ चुके हैं। जब आवाज बहुत धीमी आ रही है और कट कट के भी आ रही है, नहीं हो रही क्लियर। से आश्रितों के साथ आकर्षण बल बनाया जाता है। एक मिनट मैं सुन के बताता हूँ। वो नियंत्रण से बाहर जाने की स्थिति में उसमें प्रत्याकर्षण होता है। ये मध्यस्थ बल प्रत्याकर्षण के रूप में अपना बल को डालता है। मध्यस्थ बल उसमें आकर्षण नहीं था, आश्रितों में आकर्षित होने का धार नहीं था। वो पर्याप्त न होने के आधार पर ये मध्यस्थ बल को प्रत्याकर्षण बल में नियोजित करता है।
यहाँ पर जो बाबा जी कह रहे हैं कि मध्यस्थ बल में, मतलब जब वो निश्चित अच्छी दूरी में है, वो आकर्षण बल की धारा तो बनी रहती ही है, और जब उससे दूर जाने पे जो वो आकर्षण बल कम होता है तो वहां पर प्रत्याकर्षण भी लगना शुरू होता है। मैं तो ऐसा सुन पाया। क्या ऐसा ही है कि जो दूर जाने पे भी प्रत्याकर्षण लग रहा है? बिल्कुल यही है भैया, मैंने बहुत बार सुनी है ये वाली वीडियोस ना, 17 वीडियोस। तो दीदी अभी ये हो गया ना कि अब उस अच्छी निश्चित दूरी से दूर जाने पे जो आकर्षण बल लग रहा है उसको भी ना प्रत्याकर्षण कर रहे हैं। उसी को प्रत्याकर्षण कह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे और हैं जो नाम दे रहे हैं। नहीं, अच्छा, फिर नजदीक आ रहा है तो वो भी प्रत्याकर्षण। दूर जाने पे जो बल लगा और नजदीक आने पे जो बल लगा, दोनों हाँ, प्रत्याकर्षण। निश्चित अच्छी दूरी पर आया, ठीक है। निश्चित अच्छी दूरी पर उसके उनके पास आया, जब वो उससे दूर चला गया तो प्रत्याकर्षण बल वापस लगा उसको पास आने के लिए। जब उसको लगा कि मैं दूर आ गया हूँ, और जब उसको लगा कि नहीं मुझे पास जाना है, तो फिर उनके पास आ गया, वो प्रत्याकर्षण बल गया। जैसे वो कह रही है कि भी वो पहले हम आपके पास आए, आपकी बात सुनकर मैं आकर्षण में आया कि बाबा जी के पास, मैं बाबा जी की बात सुनूंगा, बाबा जी की बात सुनी, अच्छी लगी, मैं चला गया। जब मैं चला गया तो मुझे फिर भास हुआ, मुझे समझ में आया कि वो बात बहुत अच्छी कर रहे थे। तो जब वो बात अच्छी करते ये समझ में आया, तो मैं फिर वापस आया। जो मैं वापस आ रहा हूँ वो प्रत्याकर्षण बल है, जिस बल से मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है ना लेखन? तो जब वो मतलब वो अच्छी निश्चित दूरी से नजदीक आ रहा है तो उस समय जो बल लग रहा है उसको क्या कहेंगे? निश्चित दूरी से जो पास आ रहा है तो वो तो फिर विकर्षण लगेगा ना भैया, जैसे आप कह रहे हैं, वही ना। हाँ जी, वो फिर विकर्षण लगेगा। लेकिन जब अच्छी दूरी से ज्यादा दूर जा रहा है तो उस पर प्रत्याकर्षण बल लग रहा है। जब वो दूर मतलब से प्रत्याकर्षण एक तरीके का आकर्षण है। हाँ, एक तरह का आकर्षण है जी। समझ से एक है, समझने के लिए एक है, समझ में आने के बाद, ऐसे कह सकते हैं भैया। भाई एक आकर्षण हो गया, अभी मैं समझने जा रहा हूँ, मेरे को एक चीज समझनी है, मैं वहां बैठा, मैंने सुनी, मुझे समझ नहीं आई, मैं चला गया। जब जाने के बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे जब वो चीज मुझे अंदर रूपांतरित होती हुई नजर आई, मुझे ऐसा लगा कि वाकई में वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो जब वो जो मेरे अंदर जो वो हुआ, रूपांतर हुआ, उसकी वजह से मैं वापस आया। ठीक है, बढ़िया। तो देखिए अभी तो अपने को लग रहा है कि हम लोग इतना ही तक पहुंच पा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। इसमें मुझे लगता है कि और भी जो लोग हैं उन सब से भी डिस्कशन करके और मेहनत करके देखते हैं नेक्स्ट में। ऐसा भी क्लोज करना ही है, इसकी कोई तो है नहीं, इसको ओपन रखते हैं प्रत्याकर्षण वाले भाग करते हैं, खुद वर्किंग करते हैं, समझते हैं, फिर जैसे जिसको समझ में आता है क्या निकलेगा फिर उसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना? हाँ जी भैया, कैसा, इसको अभी करें क्लोज या कोई कुछ और? जी भैया, क्लोज करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो हम लोग आने वाले हैं, मेरे पास जो है वो कोशिका के बारे में था, इसके नेक्स्ट वाले में। ऐसा रचना सूत्र, प्राण सूत्र के बारे में बात किन्होंने पूछी थी? याद है किन्हीं को? किनका था ये प्रश्न, रचना सूत्र प्राण सूत्र को लेकर के? है क्या जिनका था? जी भैया, मेरा था। नमस्ते, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं कार चला रहा हूँ तो मैं कब से बोल नहीं सकता। अच्छा, ठीक। और कोई कुछ बोल रहे थे अभी बीच में? अरे रुको ना। हाँ, अब अभी देखेंगे तो जो ये कह रहे हैं ना कि जो प्राण कोशा जिसको कह रहे हैं, तो एक ऐसी सबसे छोटी इकाई जहां पर श्वसन प्रश्वसन का काम हो रहा हो, उसको अपन क्या कर रहे हैं? एक बेसिकली प्राण कोशा कर रहे हैं, या जिसको अभी साइंस के लैंग्वेज में सेल करते हैं। उससे छोटी इकाई में वो श्वसन प्रश्वसन का काम नहीं होता। श्वसन प्रश्वसन का काम कहने का मतलब पुष्टि, मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसी सबसे छोटी इकाई को ही हम जो है प्राण कोशा कह रहे हैं या सेल कर रहे हैं। अब उस प्राण कोशा में देखेंगे तो दो चीज है, प्राण सूत्र और रचना सूत्र है।
तो जो ये रचना सूत्र जिसकी बात कर रहे हैं ना, मतलब जो प्राण सूत्र जिसको कह रहे हैं या रचना सूत्र है, ये डीएनए आरएनए जो अभी कहते हैं, जिसमें उसकी क्या व्यवस्था बनाने की विधि है वो बनी रहती है। मतलब एक सुंदर बात मैं तो देखता हूं कि एक आदमी के जो शरीर का निर्माण होता है उसमें भी देखे कि वो माता पिता के शरीर के अनुरूप ही कुछ दिखता है, मिक्स जैसा दिखता है। मतलब माता पिता का जो शरीर की संरचना होती है, नाक मुंह कान की जो बनावट है, लगभग उसके जैसा ही संरचना होती है। मतलब नाक कितनी बड़ी होनी है, मुंह कितना बड़ा होना है, चेहरा कितना होना है, बाल के कलर कैसे होंगे, स्किन का कलर कैसा होगा, ये सब चीजें बेसिकली कहां पर से तय हो रही हैं? तो वो जो बेसिकली वहां जो कह रहे हैं कि सेल के अंदर जो रचना सूत्र है उससे ही तय हो। तो ये अपने आप में एक अद्भुत चीज है, साइंस भी इसको अद्भुत मानता ही है। उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जिसके बेसिस पे ये चीजें तय होती। इवन आप किसी भी पौधे को देखेंगे तो उसके बीज से वो पौधा कितना बड़ा बनेगा, है ना, उसमें कैसे फल आएंगे, ये सब भी चीजें डिसाइड होती। तो अपने आप में जो ये कह रहे हैं ना कि एक कोशिका जो है उसके अंदर की जो व्यवस्था है वो एक अपने आप में अद्भुत व्यवस्था है। और उसमें स्वयं स्फूर्त विधि से, बाबा जी ने इसको जो कहा है कि उसमें स्वयं स्फूर्त विधि से अपने से श्रेष्ठ रचना की ओर प्रवृत्ति रहती, जिसको उद्दातीकरण जो है, आप ये देखेंगे भौतिकवाद में उद्दातीकरण कहा। तो वो जो भी एक अपने में रचना है उससे दूसरी एक अपने से श्रेष्ठ रचना बनाने की प्रवृत्ति है। ठीक है, इसमें और आपका क्या इसमें प्रश्न है? यदि ऐसा बताएंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा, या बाकी लोगों को इसमें और लगता है कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें आप जोड़ना चाहते हो तो बता सकते हैं। कोई भी भैया मैं वो बोल रहा था कि शुरू से उसको बताते कि कैसे कैसे उसका पूरा उत्पत्ति हो रहा है, ठीक है, जैसे प्राण तक कैसे पहुंच रहे हैं हम लोग, और उसको साइंस से कोरिलेट करके, क्योंकि मुझसे यही सवाल था उसमें। देखिए मतलब प्राण से जैसे एक्चुअली में देखिए वो हो क्या रहा है, वो देखेंगे तो फाइनली एक छोटा सा अपने आप में एक बहुत बढ़िया एक मशीन जैसा वर्क कर रहा है, जिसमें कुछ चीजें आ रही हैं और कुछ चीजें बाहर जा रही है। जैसे आपके शरीर से श्वसन प्रश्वसन होता है ना, तो आप कुछ चीजें इनहेल कर रहे हैं और कुछ चीजें एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये एक छोटे आप देखेंगे तो सबसे छोटी लेवल पर जो दिखाई दे रहा है वो वहां पर आपको सेल में भी दिखेगा। ये चीज होता है जो आपके इतने बड़े बॉडी में दिख रहा है वो सेल में भी वो दिखता है। और इसका आप यदि कुछ इस सेल के अंदर कैसे प्रोसेस हो रहा है, उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ब्लड सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, ये तो अपन लोग अभी भी साइंस में बायोलॉजी में पढ़ाते ही हैं। बहुत सारे इसके जो सब मतलब जैसे बॉडी के इतने सारे कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स है ना, तो एक प्राण कोशा मतलब जिसको कह रहे हैं कोशिका जो कह रहे हैं, उसके भी बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। उसको यदि देखना हो तो आप किसी भी जगह पर आप देखेंगे तो यूट्यूब या कहीं पर भी खोलेंगे ना तो आपको क्लियर वो दिख जाएगा। मतलब उसको यदि आप डिटेल में करना चाहें, सेल स्ट्रक्चर यदि आप सिंपल जो है सेल स्ट्रक्चर करेंगे तो आपको बहुत सारे इसमें मिल जाएंगे जिसके बारे में आप अपन देख सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर, ये इस तरीके से देखिए, है ना, वो आपको बहुत सारे जो है यहाँ पे मिल जाएंगे क्या क्या इसके अंदर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, क्रोमेटिन होता है, राइबोसोम्स होते हैं। तो ये पूरा बेसिकली सेल स्ट्रक्चर एक टॉपिक ही खुल जाए। तो ये जो आप मतलब मुझसे जो पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि देखिए मेरे से ज्यादा अच्छा आपको यहाँ पर ये जो नेट पर है वो मिल जाएगा कि इसकी बनावट कैसी होती है, ये काम कैसे करता है। क्या भैया इससे रिलेटेड एक वीडियो भी मेरे को लगा था, वो मैंने चार्ट में डाला है, एनिमेशन वीडियो है। हाँ, YouTube पे बहुत सारे अच्छे एनिमेशन वीडियो है, मैंने भी देखे हैं। इवन डीएनए आरएनए में कैसे रेप्लिकेशन होता है, कैसे चेंजेस होते हैं, वो भी उसमें वीडियो बनाया हुआ। बहुत मतलब जो एक माइक्रो लेवल पे जिसको कहते हैं ना, माइक्रो क्या नैनो लेवल पे जा करके लोगों ने उसका एनिमेशन बनाया है। तो सब लोग इसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। मतलब मैंने लिंक छोड़ा है चार्ट में, अगर कोई देखे तो। हाँ, तो भैया ने भेजा है,
उसको सब लोग अपना सेव करके रखना चाहें तो वो उसको ओपन करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं तो इसको पॉज करके रख लेता हूं, इसको बाद में देखूंगा मैं। बहुत ही सुंदर, हाँ ये यही वाला मैं कह रहा था भैया, यही मैंने भी देखा है, बहुत ही सुंदर वीडियो है ये इसी वीडियो की बात कर रहा था मैं। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका एनिमेशन बना हुआ है और वो ज्यादा अच्छे से आएगा। मतलब मैं उतने अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मैं बायोलॉजी का वैसा स्टूडेंट रहा नहीं, तो इतना डिटेल में तो मुझसे ज्यादा अच्छा गूगल और यूट्यूब समझा सकता है भैया। इसके साथ एक यूट्यूब पर चैनल है वो एमीबा सिस्टर्स करके, वो बहुत अच्छे एनिमेटेड वीडियोस डालते हैं अगर किसी को समझना है। भैया वो यदि आप लिंक भेजना चाहें तो भेज दीजिए, वो अच्छा रहेगा। हाँ मैं भेज, ठीक ठीक। क्या चित्रंजन भैया, क्या मतलब आपका जिज्ञासा ऐसा ही था? हाँ भैया, मैं देख लूंगा। मुझे जैसे अभी जो उत्पत्ति का स्रोत, एक बार भैया से वीडियो सुन रहा था ना, कैसे अम्ल और क्षार बनते हैं, उसमें पता नहीं हिंदी वर्ड उसमें नहीं आता मेरे को, तो कैसे बनता है और हम कैसे प्राण सूत्र तक पहुंचते हैं, वो थोड़ा सा मुझे जानना था। उससे कोरिलेट करने के लिए अपने साइंस से जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो वो पूरा रचना सूत्र तक कैसे आरएनए डीएनए उसके बाद प्राण सूत्र बन जाता है, तो उसी के बारे में जानना था। बहुत कुछ आइडिया अभी लग गया, ठीक है। और वीडियोस देख चित्रंजन भैया, वो एक MIT का इंट्रोडक्टरी कोर्स है टू इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसमें काफी अच्छे से समझाया है, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। जी भैया, ठीक है, ठीक ठीक। ये सब चीजें ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में डाल सकते हैं। वो जो ये जो अपना ऑनलाइन जो MD ऑनलाइन करके जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो वो अभी सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहेगा। उस ग्रुप में जिनको भी इस तरीके से रिलेटेड चीजें लगती हैं आप उसमें डाल दें, और उसमें से जिनको भी इंटरेस्ट है, जिनकी भी जिज्ञासा है, वो देख सकते हैं। ठीक रहेगा भैया? ठीक है भैया। क्योंकि इन सब चीजों में मतलब जो साइंस के लोग हैं वो हमसे ज्यादा पारंगत है और हमसे ज्यादा अच्छे ढंग से उसको उन्होंने समझा है ना, तो वो बता सकते हैं। उसमें मतलब ये मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से उसमें क्या मतलब दिक्कतें लगती है या उसमें क्या चीज समझ में नहीं आता है, उसको हम लोग यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं कि वहां जो ये समझाया गया है वो दर्शन में उसके विपरीत तो ऐसा कहा जा रहा है, उसका कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा अभी हम लोगों ने आकर्षण विकर्षण में किया कंपैरेटिव स्टडी, तो पहले उसको समझ लें उसमें क्या कहा गया है, मतलब साइंस क्या कह रहा है, और दर्शन में भी अपन पढ़ करके उसको समझ ले कि दर्शन में ये क्या कह रहे हैं, तो उसके बाद उसमें हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, वो बढ़िया रहेगा। उसके बाद जो एक आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। यदि और किन्हीं को कुछ ऐड करना हो तो बताएं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी मुकेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं क्या माइक्रोफोन हो गया क्या? तो उसके बाद जो तीसरा जो मेरे में जो लिखा हुआ है अस्तित्व नित्य वर्तमान है, इसका क्या मतलब है ना, अस्तित्व नित्य वर्तमान है, इसका क्या मतलब है? तो मुझे तो एक बहुत बड़ी चीज जो समझ में आती है कि संपूर्ण अस्तित्व का अध्ययन होना बहुत आवश्यक है, जो मतलब स्वयं में स्थिर होने के लिए कि पूरे अस्तित्व का अध्ययन कर ले। अभी क्या होता है ना, हमारी कल्पना में जो अभी एक ये आ रहा था ना कि एक धरती है, वो सूरज के प्रभाव में यहाँ पर सारे डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं, तो फिर ये मान लेते सूरज जो है वो ठंडा हो जाएगा तो इस धरती क्या होगा। तो हमने पूरे अस्तित्व को ना देख करके उसके छोटे भाग को देखा, इसलिए ये समस्या हो रही है। पूरे अस्तित्व को यदि समझ लें, पूरे अस्तित्व का अध्ययन कर लें, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आता है कि पूरा अस्तित्व जैसा अभी है वैसा हर समय रहेगा, हर समय था और हर समय रहेगा। उस अस्तित्व के एक छोटे से भाग को देखेंगे, जैसे उसका एक छोटा सा भाग हुआ एक धरती, उसमें परिवर्तन होता हुआ दिखता है, लेकिन पूरे अस्तित्व में देखेंगे तो कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखता।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे अस्तित्व में देखेंगे, मतलब पूरे अस्तित्व कहने का मतलब जितने ग्रह गोल तारे सब हैं उन सब को मिला करके, असंख्य ग्रह गोल तारे सब और व्यापक को मिला करके जो पूरा एक वास्तविकता है, उसको यदि हम अस्तित्व कहें, क्या उस अस्तित्व में कोई परिवर्तन हो रहा है? क्या एक धरती में परिवर्तन हो रहा है? क्या अस्तित्व में ऐसा लगता है कुछ परिवर्तन हो रहा है? नहीं भैया। ये एक महत्वपूर्ण सोचने की बात है। पूरे अस्तित्व देखेंगे तो जो ऐसा दिख रहा है अब भी हमेशा वैसा ही दिखेगा। मतलब जो एक धरती अभी इस स्थिति में है, मान लेते हैं कि लाख साल पहले जिस स्थिति में था वैसी धरती अभी कहीं ना कहीं होगी, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे होगी, जो धरती इससे लाख साल पहले में रही होगी। और ये धरती जागृत होने के बाद जिस स्थिति में होगी, अभी वर्तमान में ऐसी भी धरती होगी जो, मतलब इस धरती जो फ्यूचर में जैसा हो जाएगा वैसी धरती अभी भी वर्तमान में है। तो जितने भी तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सब के सब अभी प्रेजेंट में पूरे अस्तित्व में विद्यमान हैं और वो हर समय विद्यमान रहेंगे। सारे कॉम्बिनेशन हर समय विद्यमान रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि अस्तित्व जो है वो नित्य वर्तमान है। क्या मेरी बात पकड़ में आई क्या? जी भैया। नहीं, ये तो अनुमान ही हुआ ना एक तरह से। बिल्कुल, यही अनुमान ही है। अभी जिसको कह रहे हैं ना, ये भास आभास प्रतीति अनुभूति जो बोल रहे हैं ना, भास का मतलब अनुमान ही है। इस पे शोध कार्य करना होगा, मैं भी कर रहा हूं। भैया पर यदि ऐसी धरती कहीं होती तो हमको कुछ कभी तो दिखाई देती, ऐसा नहीं हो सकता? यदि पूर्ण जागृत धरती है ऐसी कोई, तो मैं आप लोगों के सामने तो कह सकता हूं कि बाबा जी ऐसी धरती पर गए थे जहां पर वो देख करके आए हैं, जो मतलब पूर्ण विकसित है। ऐसा उन्होंने बाबा जी ने कहा था क्या? बिल्कुल कहा है उन्होंने। तो फिर हम मान लेते हैं। बिल्कुल, ये देखिए हमारे मानने का आधार क्या है? नहीं, एक बात, श्रद्धा आपके सामने आपने सुना था क्या? जी जी दीदी, बिल्कुल मैंने सुना है। और मेरे सामने ये भी बात हो रही थी कि उस धरती पे जो बेसिकली वो बताए थे हवा में उड़ने वाली साइकिल, वो साइकिल का डिजाइन भी बताए थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक साइकिल का प्रयोग करते हैं उस धरती पे, जहां पर दो तरीके का होता है। एक पैडल से वो आगे बढ़ता है और एक गुब्बारा जैसा रहता है जिससे वो हवा में तैरता रहता है। मतलब सिंपल आप देख सकते हैं, अभी भी आदमी उसको कर ही रहा है, जो एक जो कहे ना पैरासूट या गुब्बारा ऐसा बना करके एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। तो ऐसी चीज उन्होंने बताई थी। दूसरी चीज उन्होंने जो बताई थी, जो मुझे ध्यान में है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि वहां इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट होने का मतलब जैसे यहाँ पर रेडियो ट्रांसमिशन है ना, उसके लिए वायर की जरूरत नहीं है ना, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी इसी तरीके से ट्रांसमिट होता है। जिस तरीके से आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी उसी तरीके से रिचार्ज करते हैं और यूज करते हैं। ऐसा उन्होंने उस धरती पे बताया। अब तो वो हमारे यहाँ भी संभव होने लगा है ना, वायरलेस चार्ज होने लगा है मोबाइल। ये सब चीजें तो उन्होंने बताई भी है। ये तो देखिए एक मतलब ये बताया कि भौतिक रूप में भी वो हमसे उन्नत है और जागृति तो है ही वहां पर। तो ये जो चीज है मतलब देखिए ये सब बहुत इस पे डिस्कशन है, क्योंकि ये सब हमारे लिए एक रहस्य जैसा हो जाता है, क्योंकि अब उसमें हमारे जांचने का कुछ भी नहीं है। जब हम नियम की बात करते हैं तो वहां हमारे अधिकार में वो जांचने वाला बिंदु दिखता है, और जब ये सब चीजें लगती है ना तो ये एक जैसा लगता है ना कोई एक रहस्य जैसी बात हो रही है, एक हाइपोथेटिकल बात हो रही है। इसलिए ये सब बातें जनरली आप शिविर में या फिर हम लोग जो है नहीं बोलते, लेकिन जो एक वास्तविकता है ये तो है कि बाबा जी उस धरती पर गए थे और उन्होंने देखा भी। आप ऐसा देखेंगे तो ये कर्म दर्शन में भी बाबा जी ने लिखा है
कर्म दर्शन में देखेंगे भूतात्मा, प्रेतात्मा ऐसा करके देवात्मा, दिव्यात्मा उनकी विचरण क्षमता के आधार पर, भूतात्मा एक धरती के वातावरण में है ना, और दिव्यात्मा असीम अवकाश में विचरण कर सकता है। ऐसा कर्म दर्शन में याद है किन्हीं को? ऐसा आप लोगों ने पढ़ा हो तो? जी हाँ, ये लिखा है ना। तो वो बेसिकली हमको इसलिए नहीं दिखता है कि हम लोग भूतात्मा है, हम इस धरती से बाहर वातावरण में जा ही नहीं पाते, तो कहां से देखेंगे? हम नहीं जा पाते तो मशीन को भेजने की कोशिश करते हैं। अभी आदमी तो ये खोजने में लगा हुआ है ही ना, खुद की उसकी क्षमता है नहीं, तो वो अपनी मशीन को बना करके वो भेजने के प्रयास कर ही रहा है। वो मशीन क्या है, उसकी भी अपनी क्षमता है, वो कुछ दूरी तक ही जा सकता है, असीम अवकाश तक तो जा नहीं सकता वो। जब जीवन में वो इसकी क्षमता नहीं है तो वो भौतिक में कहां से होगा? भौतिक जो ये कहेंगे जीवन में वो दिव्यात्मा में ही वो क्षमता है, वो असीम अवकाश में विचरण कर, तो वो ये सब चीजों को तो देख ही सकता है। और ये अनुमान करना कोई कठिन नहीं लगता मुझे तो, कि अभी भी ये साइंस ये तो नहीं करता है कि जो नंबर ऑफ जो ये कहें कि प्लैनेट्स और जो स्टार्स है वो फाइनाइट है, ये काउंटेबल तो साइंस भी नहीं मानता, ये अनकाउंटेबल है। तो इसमें संभावना ये लग ही सकता है कि यार इतने मतलब उतने जो है ग्रह गोल जैसा हमारी धरती पे है वो कहीं और भी हो ही सकता है। ये हमारी धरती क्या विशेष हो गया जो यहीं पर चीजें हो रही है। तो ये तो चीजें मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण चीज है। ये सोचने मात्र से भी मुझे लगता है कि अपने आप में काफी स्थिरता होती है, कि जो एक अपन जो ये सोचते हैं ना कि भाई क्या होगा इस धरती का, नहीं होगा ऐसा, मतलब ये जो एक फंडामेंटल बाबा जी कह रहे हैं कि अस्तित्व में 4 ही चीजें हो रही है, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति। कहीं पर भी अस्तित्व में देखेंगे तो यही घटना घट, यदि वो विकास क्रम में है तो वो विकास की ओर जा रहा है, विकास हो गया वो जागृति क्रम में। इस धरती को देखेंगे तो इसने ये अभी देखेंगे तो विकास क्रम और विकास को पार कर लिया है, अभी यहां जागृति क्रम में है ना, यह जागृत परंपरा अभी नहीं बनी है। तो ये देखेंगे तो लगभग ये 3rd स्टेज पे है। आज से 1000 लाखों साल पहले देखेंगे तो ये धरती विकास क्रम में थी, जैसे दूसरे ग्रह गोल अभी दिखते हैं वो विकास क्रम में दिखते हैं। जी भैया, तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है ये कल्पना में लाना कि 1000 साल बाद उत्पादन का स्वरूप कैसे दिखेगा, जब तकनीक इतनी विकसित होगी कि द्विचक्र हवा में उड़ रहा है और कि इलेक्ट्रिसिटी बिना केबल से ट्रांसफर होता है, तो उत्पादन का स्वरूप वैसे ही दिखेगा जैसे अभी दिखता है, जैसे अभी हम उत्पादन करेंगे, या वो भी पूरा अलग दिखेगा? अभी आप इलेक्ट्रिसिटी को सोच रहे हैं, अभी आप सिंपल मोबाइल सोचिए ना। 100 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि हम एक दूसरे से इस तरीके से बात कर सकते थे, किसी की कल्पना में भी नहीं। क्या ये 50 साल पहले नहीं था? हाँ, मेरे बचपन में नहीं था। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं जब अपने हॉस्टल में रहता था चिट्ठी लिखता था कि मैं पहुंच गया हूं और अच्छे से पहुंच गया, सारा कुछ है, वो 1 महीने बाद जवाब आता था। उस समय डेवलप होना शुरू हुआ था ये मोबाइल, मतलब कुछ घरों में टेलीफोन आ गए थे, हर घर में नहीं था। मतलब मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, 2005-6 में मोबाइल जो है आना शुरू हुआ, अब तो हर एक के पास आ गया। तो अब भी आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होगा उससे पहले हमारी वॉइस ट्रांसमिट हो सकती है, इसकी भी कल्पना नहीं थी। अब तो इसको लेकर के क्या होता है ना, जो चीज परंपरा में आ जाती है वो सहज हो जाती है, जो परंपरा में नहीं आती है ना उसको लेकर के हम असहज रहते हैं, उसको स्वीकार करने में दिक्कत होती है। तो मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिट हो सकता है, ये तो मुझे लगता है कि ये मैं नहीं बोलता या बाबा जी नहीं बोलते तो भी इस धरती पर ये चीज आज नहीं तो कल होगा। लोग प्रयास कर ही रहे हैं। मैं एक जगह कोई थीसिस पढ़ ही रहा था या कोई किसी ने रिसर्च किया ही है कि कुछ 10 मीटर की दूरी में उसने इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया। या अभी भी ऐसे चार्जर तो आ ही गए हैं जहां पर सिर्फ कॉन्टेक्ट के साथ वो चार्ज होने लगता है। आ गया है ऐसा क्या? ब्लूटूथ चार्जर भी तो आ गया है शायद। जी आ गया है।
जापान वाला नेट में देखे थे भैया, वैसे ही आप जो इलेक्ट्रिसिटी बता रहे हैं उसका हो गया खोज। तो वो सब कोई बड़ी चीज नहीं है, वो सब हो ही सकता है। नहीं, मेरा मतलब है भैया कि जब तकनीकी इतना विकसित होएगा कि तब फिर भी हम अपने हाथ और पैर से श्रम करेंगे और उत्पादन करेंगे, या क्योंकि वो ऐसा लगता है कि सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो हम कैसे उत्पादन करें और श्रम करें, ये थोड़ा मुश्किल है मुझे कल्पना में लाना। देखिए अभी जो सारा प्रयास है ना मनुष्य का, वो बेसिकली जैसे कहे ना, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो क्या हुआ ना, मानव जो है अपने सही स्वरूप को भूल गया, मतलब वो जीवन को अपने जो जीवन के रूप है उसको भूल करके शरीर के साथ तदाकार हुआ, और शरीर जड़ है। तो जड़ का मतलब क्या होता है? जड़ का मतलब स्थिर होना। तो वो बेसिकली निष्क्रियता की तरफ जाना चाहता है, श्रम करने को वो बोझ मानता है, श्रम करने को वो बोझ मानता है। जबकि अभी भी देख लें, वही व्यक्ति स्वस्थ है जो श्रम करता है, जो श्रम नहीं करता उसको अनेक तरीके के रोग हैं। जी, आप लोग देख लीजिए, सब जो श्रम नहीं करता है सबका जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी का पेट निकला हुआ है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को डायबिटीज है। और जितने भी आप मजदूर देख लीजिए, मैं तो यहाँ देखा, हमारे यहाँ घर में कुछ 60-65 साल के आते हैं और इतना फिट है कि 25-30 साल का लड़का उनके बराबर मेहनत नहीं कर सकता, जो फिटनेस का लेवल मैंने उनका देखा। तो बेसिकली श्रम जो है एक उत्पादन के साथ साथ शरीर स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। यदि आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स बना लें, है ना, क्या उससे हमारा मतलब शरीर स्वस्थता की ओर ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? शरीर स्वस्थ रहने के लिए इसमें जो इसका श्रम आवश्यक है, श्रम नियोजन आवश्यक है, वो हमको समझना होगा ना। अभी नहीं समझे हैं तो जितने भी अभी हैं, जो भी अमीर लोग हैं जिसको कहते हैं कि जो श्रम नहीं कर सकते, उनकी देख लीजिए, सबसे ज्यादा बीमारियां उन्हीं को हैं। तो जो भी बनाएंगे हम लोग वो सारी चीजें, उनका एक निश्चित प्रयोजन होगा। वो निश्चित प्रयोजन के अर्थ में होगा, कितने के लिए हमको जरूरत है जो मशीन की, और कितना हमारा शरीर से ही मतलब हो जाएगा। देखिए कुल मिला करके ना फिर उसमें मानव लक्ष्य को पहचानना होगा। समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, क्या हमारा वो लक्ष्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, चाहे वो मशीन से हो, शरीर से हो, जो भी हो। और जीवन लक्ष्य सुख, शांति, संतोष, आनंद, यदि ये पूरा होता है तब तो वो हमारे लिए उपयोगी। यदि लक्ष्य पूरा होता ही नहीं है तो कहां से उपयोगी है हमारा? ठीक है जी भैया, ठीक है। तो अस्तित्व नित्य वर्तमान है, इसमें लेकर के और कुछ शंका किन्हीं को? मतलब इसको लेकर के देखिए, एक तो बात है कि जब आप दिव्य आत्मा बन जाएंगे, आप असीम अवकाश में विचरण करके देख लीजिएगा किसी धरती पर है या नहीं। बाबा जी ने देखा, हम आप भी देख लेंगे, लेकिन अभी तो मान के ही चलना पड़ेगा। अभी तो उतना छोड़ दीजिए, अभी अपना ही जीवन जीत रहा है, वही बहुत बड़ी बात है कि हम जीवन के रूप में, मतलब हमारे जो जीवन शरीर का अस्तित्व है, इतने का पता चल जाए, मुझे लगता है इतने से बहुत तृप्ति होगी। किसी दूसरे धरती पर है या नहीं है वो बाद में देख लेंगे। तृप्ति के बाद तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। नहीं, जिज्ञासा यदि किसी की बन सकती है तो जाके देख भी लेगा, क्या दिक्कत? जिसकी जिज्ञासा नहीं है वो यही धरती पे बैठा रहेगा। बताएं इसमें और कुछ डिस्कशन करना हो? अस्तित्व स्थिर है, नित्य वर्तमान है, इसमें कुछ आप लोगों को ऐड करना हो? जी बोलना चाह रहे हैं विजय बल्दिया? हाँ जी भैया, जो कल भी बताए थे आपने वो सही है। इस जीवन यात्रा में अगर खुद को कोई एक जगह पे लेके जा पाए तो वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद सब बाकी चीज देखेंगे। देखिए मतलब कुछ चीजें कौतूहल है और कुछ चीजें जिज्ञासा है, जो मेरे को समझ में आता है। कौतूहल मतलब जिसका जीने से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, वो समझ में आए ना आए उससे हमारे को बहुत दिक्कत नहीं हो। अभी डिस्कशन कर रहे हैं
और इसमें कुछ ऐसा लगा या कोई दूसरी धरती है या नहीं है, उससे थोड़ा सोचने में हमको थोड़ा सा वो लगा, अटपटा लगा, लेकिन वो अब ये खत्म होगा और वो हमारे स्मृति से खत्म हो जाएगा। हमारे लिए कोई प्रश्न जैसा बना हुआ रहेगा ऐसा नहीं। जो मूल प्रश्न बना हुआ है, जो सबसे पहले केविन भैया ने कहा कि भाई अब मैं न्याय कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, वो हमसे नहीं छूटने वाला। क्यों? क्योंकि हमेशा हम वो जीने में हमारे में वो आता ही रहता है, रिपीटेशन उसका बार बार आता है कि न्याय हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो जो पहला स्टेप हमारा है धर्मपूर्ण विचार और न्यायपूर्ण व्यवहार में स्थापित हो पाना। पहला स्टेप हम सभी लोगों का, जो पर्सनली मैं भी अपना देखता हूं कि कैसे धर्मपूर्ण विचार और न्यायपूर्ण व्यवहार में मैं स्थित हो पाऊं। मतलब पहला जो है, मुझे खुद में जी करके आश्वस्ति लगे कि मेरा जीना अच्छा है। मतलब मैं अपने आप को यदि देखूं तो मुझे खुद में अपने आप में सुंदरता दिखनी चाहिए कि मैं सुंदर हूं। सुंदरता का मतलब हुआ जीने की सुंदरता, विचारों की सुंदरता। पहला घाट तो मुझे वही लगता कि इतने के रूप में, मानव के रूप में यदि हम पहले जीने में सुंदर हो जाते हैं तो फिर ये सारे प्रश्न को भी रिजॉल्व कर लेंगे। अभी 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 ठीक इसके उल्टा हो गया है। पूरा साइंस में सारा रिसर्च हो रहा है, वो उन सारी चीजों को पर शोध करने को तैयार हैं, लेकिन स्वयं जो अपनी सुंदरता है मानव के रूप में, विचार के रूप में, जीने के रूप में, उस सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। मैं बता सकता हूं कि मैं आईआईटी में, मतलब मैं आईआईटी में था तो हमारे दोस्त लोग, सारे लोग हैं, उनको इन सब चीजों में बहुत मजा आएगा और वो सब चीजों में बहुत सोचते भी थे। जो साइंस वाले बहुत सोचते हैं, है ना, लेकिन उनको जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं, न्याय की ओर कोई ध्यान नहीं। इसलिए कितना भी शोध कर लो कोई तृप्ति नहीं मिलता। ये तो पहचानना पड़ेगा ना कि हम शोध किस अर्थ में कर रहे हैं। हमारा सारा शोध क्या है? हमारे को आराम में लाने के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि हमारा शोध हमको आराम में नहीं ला रहा है तो ऐसे शोध का क्या फायदा? कोई फायदा है? नहीं। तो हमारा जो भी शोध कार्य होना चाहिए वो उस हमारे को एक कहने ना, जो विश्राम में की ओर ले जाना चाहिए। जो भी श्रम है वो विश्राम की ओर तरफ जाना चाहिए। यदि वो विश्राम की ओर नहीं जा रहा है तो अपने लिए सोचने का मुद्दा बनता है। और हम लोग कहीं ना कहीं इस दर्शन से जुड़े हैं। उसका रीजन यही है कि श्रम करते करते हम विश्राम का अनुभव नहीं कर रहे, हमको विश्राम की ओर दिशा नहीं दिख रही जिस विश्राम में हम जाना चाह रहे हैं। तभी इस दर्शन से जुड़ना होगा। क्या ये कहना ठीक है? विश्राम की चाहत हम लोग में है और उसका कोई दिशा नहीं दिख रहा। कितना भी श्रम कर लो कोई दिशा दिख नहीं रही। ये बढ़िया भाई, आई एग्री। अभी भैया जी भैया विश्राम मतलब जागृति की ओर। विश्राम का मतलब हुआ, अभी श्रम किसको कहें? श्रम के रिस्पेक्ट में विश्राम डिफाइन हो। अभी श्रम का मतलब है जो मन, वृत्ति, चित्त में जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्शन है, अंतर्विरोध है, यही तो श्रम है। जो स्वभाव गति है वो श्रम नहीं है। जो स्वभाव गति है वो उसमें श्रम नहीं है। मतलब आप जैसा अपने आप को सुंदर देखना चाहते हैं और आपको दिख रहा है कि मैं वैसा सुंदर हूं, वहां कहां श्रम है? बाबा जी को कोई श्रम थोड़ी था, वो स्वभाव गति में थे। उनको जैसे ये समझने के बाद ये जो फैला रहे हैं इस दर्शन के लिए, जो उन्होंने कहा कि मानव को वो अर्पित हो जाए, उसके लिए उन्होंने पूरा, जैसा लगता है कि हम लोगों को श्रम किया उन्होंने पूरा दर्शन लिखा, उसको हर व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया। ये ऐसा लग सकता है कि उन्होंने श्रम किया, बट ये विश्राम का प्रमाण था। उनमें कोई वो श्रम जैसा इस तरीके से नहीं था। वो भौतिक श्रम से लगता है, लेकिन वो विश्राम थे पूर्ण रूप से। मैं उनको जब जितने दिन भी रहा, मुझे वो पूर्ण रूप से हर समय विश्राम में दिखते थे। कोई आंदोलन, दबाव नहीं। मानव को वो अपेक्षा थी कि भाई समझ में आए, उनको किसी को अनुभव हो, लेकिन नहीं होने से उन पर कोई दबाव हो या ऐसा है कुछ। वो विश्राम में रह करके, जो वो बेसिकली वो कहते हैं विश्राम में पहुंचने के बाद होगा क्या,
उसकी निरंतरता, वो उपकार कार्य करेगा। तो दिव्य मानव का एक ही काम था, उपकार कार्य करना, वो उपकार कार्य करते थे। उस उपकार में कोई श्रम नहीं, उपकार कार्य में कोई श्रम नहीं। तो भैया वो तो व्यापक को जानने के बाद ही होगा ना। तो क्या किया जाए, व्यापक को जानने के लिए एक प्रयास किया जाए, हाँ हाँ, है ना। लेकिन वो डायरेक्ट व्यापक समझ में आएगा भी नहीं। उससे पहले मानव के रूप में जीना होगा। मानव के रूप में जीने का मतलब हुआ आचरण। एक मिनट भैया, मानव के रूप में जीना हो, मानव के रूप में जीने का मतलब हुआ जो ये बोल रहे हैं ना, स्वधन स्वनारी दयापूर्ण कार्य। जी जी जी, पहला घाट यहाँ हो, इसमें जीने के बाद ही उस व्यापक को समझने की योग्यता बनेगी। इसको बाईपास करके व्यापक को समझने की योग्यता नहीं बन सकती। मैंने प्रयास किया, लेकिन मैं जो निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि वो पॉसिबल नहीं है। मैं अपने लिए पर्सनली तो बता सकता हूं कि जब मैं पहली बार, जैसे जो भी है, बाबा जी से जब 2010 में जुड़ा था, तो मैं प्रयास यही किया कि पूर्ण विश्राम को एक बार में पहले पा लूंगा, पूर्ण अनुभव को पा लूंगा, फिर जीने में इसको लाऊंगा। तो पूरा प्रयास यही था कि छलांग मार करके जो भी एक अंतिम मनुष्य की स्थिति हो सकती है जो बाबा जी थे, मैं पहले वहीं पहुंच जाऊं। उसके बाद जो है मैं इसको जीने में जो भी एक चीजें हैं जो ये कहते हैं न, स्वधन स्वनारी दयापूर्ण कार्य, उसके बाद मैं इसमें आऊंगा। लेकिन ये कहें कि मतलब बाबा जी के शरीर शांत होने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं जो सोच रहा हूं वो तो उल्टा है। पहले इसमें जी करके आपको स्थिर होना पड़ेगा, तभी आप वो जो एक अंतिम जगह पे जो विश्राम में जाना चाह रहे हैं, जो पूर्ण जागृति जा रहे हैं, वो उसके बाद होगा। मतलब ऐसा कहूं कि भ्रमित मानव से जो एक पद चक्र की बात कर रहे हैं कि जो भ्रांत पद चक्र है, इससे सीधा दिव्य मानव नहीं बन सकता। भ्रांत पद चक्र से वो पहले वो देव पद चक्र में ही जाएगा। देव पद चक्र का मतलब हुआ मानव चेतना और देव चेतना के बीच में वो पहले जिएगा, तभी वो दिव्य मानव बन सकता है, जो बाबा जी के दर्शन के हिसाब से लगता है। अभी मैं क्या सोच रहा था, मतलब मैंने जो प्रयास किया, जो भी कहे, जो भी एक अपना ये कहे आतुरता कातुरता, जो भी उसको कहे नाम, कि सीधा ही तो एक फाइनल स्टेप तक ही पहुंचने का हमारा रहा। एक बाईपास जो हमेशा होता है, एक शॉर्टकट ढूंढने का रास्ता, कि सीधा हम वहीं पहुंच जाए, बाद में हम ये सब चीजों को करते रहते। लेकिन आज के दिन इसके ठीक उल्टा लगता है कि पहले इसमें पारंगत होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जो है वो दिव्य मानव के लिए प्रयास कर सकते। पहले मानव बनने का प्रयास करना, मानव बनने का भैया प्रयास। जो बाबा जी जो कहते हैं कि व्यापक को जानने के बाद उन्होंने संयम किया, वो संयम क्या हुआ फिर? नहीं भैया, व्यापक को जानने के बाद संयम किया ऐसा नहीं, समाधि करने के बाद, हाँ, समाधि के बाद उन्होंने संयम को किया। सॉरी, समाधि में वो ये बोलते हैं उनको ज्ञान नहीं हुआ, उनकी भाषा में समाधि में उनको ज्ञान नहीं हुआ। मतलब वो ऐसा नहीं कि कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजें उनको समझ में आ ही गई होंगी समाधि में, लेकिन जो वो तृप्ति चाह रहे थे कि अब और कुछ समझना शेष नहीं, वो समाधि की स्थिति में उनको नहीं। ये चीज जाकर के उनको संयम में हुआ, जहां पर अब और कुछ समझना शेष नहीं है, ऐसी जगह पर वो पहुंच। तो मतलब संयम की प्रक्रिया समाधि के बाद होगी। हाँ, संयम की प्रक्रिया समाधि के बाद। ये तो पुरानी जगह पर भी लिखा हुआ है, आप पतंजलि योग पढ़ेंगे ना, वहां पर भी संयम लिखा हुआ है ना, वहां पर भी संयम क्रिया। वहां तो संयम पहले कह रहे हैं वो। नहीं, बाबा जी ने जो समाधि के बाद ही बाबा जी को भी संयम हुआ है। पर हमें तो समाधि की जरूरत नहीं है ना, हम अध्ययन से आगे बढ़ सकते हैं ना, आचरण विधि से और इस तरह से पारंगत हो। देखिए, वो तो बाबा जी की बात पूछ रहे थे। ये बाबा जी कभी ये समाधि की जो प्रक्रिया है वो अभी हमारी प्रक्रिया से डिफरेंट है। वहां पर मन वृत्ति चित्त को क्लोज करना पड़ता है बलपूर्वक। यहाँ पर क्या कह रहे हैं बाबा जी, मन वृत्ति चित्त को क्लोज नहीं करना, मन वृत्ति उसमें देखिए बाबा जी कह क्या रहे हैं, मैं जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग बना है मैं उसको रखता हूं कि बाबा जी ने पहले मन वृत्ति चित्त को क्लोज करके समाधि पाया, फिर समाधि के बाद उनको संयम हुआ।
संयम में हुआ क्या, उनके आत्मा में जो व्यापक का अनुभव हुआ उसका प्रभाव बुद्धि में हुआ, उस बुद्धि के प्रभाव से चित्त में चित्रण हुआ और वृत्ति में विश्लेषण हुआ, जिसका फलस्वरूप ये दर्शन है। जी। अनुभव के प्रभाव में जो चित्त वृत्ति में फैला वही ये दर्शन के रूप में हुआ। सिर्फ आत्मा देखेंगे तो आत्मा में तो व्यापक का अनुभव, उसमें बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, वो बेसिकली चित्त वृत्ति में आके फैला तो वो पूरा दर्शन का स्वरूप ही है। अब बाबा जी जो हम लोग कह रहे हैं ना कि हमारे में जो अनुभव के फलस्वरूप चित्त वृत्ति में जो फैला, आप इसको अभी से ही फैला लो, अभी से फैला, अभी से ही ये चित्त वृत्ति में इसको पढ़ के इसको फैला लो। तो जो अनुभव के फलन में जो घटना चित्त वृत्ति में घट रही थी वो आपका अभी से ही घटने लगे। क्यों भैया, ये समझ में आ रही मेरी बात? जो अध्ययन की परिभाषा जो दिए हैं, कल्पनाशीलता के माध्यम से वास्तविकता के साथ तदाकार होना, इसका मतलब क्या है? वो उसी से जुड़ जाएगा, भास आभास प्रतीति अनुभूति से जो प्रश्न है, जो नेक्स्ट प्रश्न है वो इसी से जुड़ जाएगा कि बाबा जी ने कुछ वास्तविकता को देखा। तो जो बाबा जी जब मतलब संयम में जब उनको अनुभव हो गया तो क्या उनको बेसिकली जो वापस बैक जो उनके आत्मा से जो बुद्धि में प्रभाव हुआ, बुद्धि से वो चित्त वृत्ति में फैला, जो ये बेसिकली जो ये पूरे व्यवस्था का जो वो बात कर रहे हैं, वो व्यवस्था जो है वो आत्मा में थोड़ी हो रहा है उसका अध्ययन, वो व्यवस्था तो जो है चित्त वृत्ति में ही उसका अध्ययन हो रहा है। जागृत जीवन बाबा जी की बात करें तो ये जो 10 सोपानीय परिवार व्यवस्था है, ये जो अखंड समाज सामूहिक व्यवस्था है, तो मुझे तो ये लग रहा है वो चित्त वृत्ति में ही हो रहा है बाबा जी, लेकिन वो हो कहां से रहा है? आत्मा के प्रभाव में हो रहा है। आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से में जो बोध हुआ उससे जो चित्त में चिंतन हुआ उसके प्रभाव में चित्रण और विश्लेषण हो रहा है। जी। और उसको अब बोल रहे हैं हमारे लिए कि अब आपके लिए दूसरा रास्ता है कि जो हमारे चित्रण विश्लेषण में अनुभव के पश्चात घटना घटनी शुरू हुई, जो फैलना शुरू हुआ चित्रण विश्लेषण में, अभी आप जो है पहले उसको उसी को ही फैलाना शुरू करो। तो जितना जितना फैलेगा उतना उतना भास आभास होगा। भास आभास का मतलब ही क्या है कि चित्त वृत्ति में जितना हो सकता है जो फैलने वाला काम वो हो जाए, लेकिन उसकी एक क्षमता है चित्त वृत्ति की। चित्त वृत्ति में बिल्कुल जो जागृत व्यक्ति में जो आत्मा के प्रभाव में जो चित्त वृत्ति में पूरी तरीके से फैल रहा, तो उसमें देखेंगे तो आत्मा में पूर्ण बेसिकली व्यापक की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना जी। अब उसके प्रभाव में चित्त वृत्ति जो है वो उस तरीके से उसका चित्रण विश्लेषण हो रहा है। अभी हमारे चित्रण विश्लेषण में तो पहले क्या होगा, व्यापक तो हो ही नहीं, वो तो गायब है। तो हमारे चित्रण विश्लेषण में और जो बाबा जी के जो चित्रण विश्लेषण में उसमें डिफरेंस होगा, लेकिन अभी हमारे वर्तमान जो चित्रण विश्लेषण है उससे क्वालिटेटिव डिफरेंस होगा, तो वो बीच की एक स्थिति बनेगी। अभी वर्तमान में हमारे जो चित्रण विश्लेषण की जो स्थिति है, जो चित्तवृत्ति की स्थिति है, उससे जो अनुभव संपन्न व्यक्ति में जो अनुभव बोध हुआ उसके आधार पर जो उनका चित्तवृत्ति काम कर रहा है, उन दोनों के बीच की एक हमारी स्थिति बनेगी। इसी को चित्त शुद्धि कह रहे हैं। चित्त शुद्धि का मतलब हुआ मानव के रूप में जीते हुए जो प्रयास करना, स्वधन स्वनाड़ी दयापुन का व्यवहार जो कह रहे हैं, उसमें हर क्षण अभ्यास उसकी ओर हमेशा ध्यान रहे। धर्मपूर्ण विचार, न्यायपूर्ण व्यवहार, जो बाबर ये कह रहे हैं, धर्मपूर्ण विचार, न्यायपूर्ण व्यवहार, हमेशा हमारा चित्तवृत्ति उसमें ही चलने लगे। तो ये अभी से गुणात्मक परिवर्तन तो होगा ही होगा, लेकिन वो पूर्ण नहीं होगा। उसमें बहुत सारी चीजें मतलब मिसिंग होंगी, जिसकी आवश्यकता बुद्धि में होगी, जिसकी कुछ पूर्ति बुद्धि में होगी और पूरी पूर्ति आत्मा में जाके होगी। क्या ये भैया एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आप लोग तो बहुत दिनों से बाबा जी से जुड़े हुए थे, तो क्या उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग थे शुरू से, मतलब जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई
एक भी जागृति तक पहुंचे हैं? भैया मैं तो नहीं पहुंचा हूं, तो मैं अपनी बात कर सकता हूं, मैं दूसरे के का कैसे बोलूं? नहीं मतलब ईमानदारी देखिए भैया, मैं नहीं पहुंचा हूं, है ना, इसलिए मैं अपना जिम्मेदारी पूर्वक बोल सकता हूं कि मैं नहीं पहुंचा। कोई दूसरे व्यक्ति नरसिम्हन जी शायद इसी तरह की कुछ बात बोल रहे थे। तो मैं वो भैया देखिए, अभी आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अपनी बात बता सकता हूँ। मैं आप यदि आप मुझसे पूछें कि बताइए मुकेश जी जागृत हुए या नहीं हुए, ये मैं कैसे बताऊं? मैं आपके जीने को देखूंगा, है ना, पर उसमें प्रमाण नहीं दिखेगा। अभी साधन भैया अहमदाबाद आए थे, उन्होंने भी मना किया। बगड़िया जी ने अपने प्रवचन में मैंने अभी सुना, उन्होंने भी मना किया लगभग, यानी कि किसी ने हाँ नहीं कही है। सोम त्यागी जी भी कहते अभी नहीं हुआ। जनरली सब पूछे जाने पर या बिना पूछे भी कहते ही हैं कि अभी हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे, पर अब भाष और कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर पड़ा है, यानी कि वो तो है, दिख भी रहा है। तो एक तो प्रमाण अपने पास तो है ही ना भैया, बाबा जी तो प्रमाण के रूप में है ही। मतलब एक चीज ये अच्छी बात है, ये बात मैं भी इससे एग्री करता हूं कि ऐसे प्रमाणित व्यक्ति के रहने से हमारे में प्रेरणा मिलती है। हमको जीता जागता व्यक्ति यदि प्रमाणित मतलब कोई इस तरीके से बोलता है तो हमारे में ऊर्जा का संचार होता है, हमारे में हमारा मनोबल बनता है उसको पाने के लिए। जो मूल प्रेरणा जो कहते हैं, फंडामेंटली मैं कहूं मूल प्रेरणा यही है। एक प्रमाणित व्यक्ति में जो जीना होता है, उसके जीने को देख करके दूसरे में वैसे जीने की कामना बनती है, यही मूल प्रेरणा है। मैं अपनी बात बताऊं तो एक तो जैसे मेरे में प्रेरणा बनी दर्शन में, जो एक तर्क संगत ढंग से लिखा हुआ है वो तो बात ठीक है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा जो मैं बाबा जी के सानिध्य में रहा और उनके जीने में जो मैं देखता था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करता था, जिसको आज के दिन मैं अपने लिए भी देखता हूं कि मेरे लिए वो एक मिसिंग चीज जैसा दिखता है, जिससे मेरा जो भी एक गति, जो भी जागृति में गति बनी हुई थी वो अवरुद्ध हुआ। तो ऐसी जो आपकी अपेक्षा है वो सही है मुकेश जी, वो सही है, लेकिन वो इस अर्थ में दूसरे को जांचने के अर्थ में नहीं है। स्वयं के जागृति में हम कोई सहायक प्रेरणा स्रोत ढूंढ रहे हैं, उस अर्थ में ये अच्छा है। जी 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 जी। वो किसी को मतलब वो करके या दर्शन को नकारने के लिए किसी को नहीं हुआ, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हाँ, वो उस अर्थ में नहीं, मतलब इसको देखा जाए वो एक महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे को प्रेरणा चाहिए, क्योंकि हम ऐसे प्रेरणा से हमारे में भी उत्थान की ओर जो है ना मनोवेग या जो भी एक संवेग मिलेगा। इसके लिए मतलब हमारे को ऐसे प्रमाणित व्यक्तियों की जरूरत है, और निश्चित ही ऐसे प्रमाणित व्यक्ति जो हैं, जो भी घोषणा पूर्वक इस तरीके से कहेंगे और उनके जीने में भी ये प्रमाण दिखेगा, इससे संसार का उपकार तो होता है। ये तो मैंने देखा कि बाबा जी के रहते हुए, बाबा जी के सानिध्य में जितने भी लोग आए उन सबको एक मतलब अद्भुत प्रेरणा मिलती थी, जो किसी दूसरे व्यक्ति के सानिध्य में नहीं मिलता है। तो ऐसी अपेक्षा तो है ही, हम सभी लोग की अपेक्षा है। तो कई बार ऐसा लगता ही है कि मतलब ये एक बार कई बार ऐसा लगता भी है कि ऐसे जीने की तीव्र कामना यदि हमें बनती है, मैं मतलब उसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूं कि यदि हमें सही के लिए कामना बनती है, तो अभी जीते जागते व्यक्ति में यदि उसका प्रमाण नहीं दिखता, लेकिन जीवन रूप में तो ऐसे देव मानव तो होंगे ही इस वातावरण में भी, धरती के जो हमारे लिए प्रेरणा का काम कर ही सकते। फिर से आगे मैं कहूंगा कि वो जो चीजें हैं फिर वो एक रहस्य जैसा लगता है, लेकिन मेरी अपनी आस्था है, मैं उसको आपसे शेयर कर रहा हूं कि यदि हमारे में सचमुच सही में पवित्रता के लिए कामना है, सही जीने की कामना हम चाह रहे हो, हमसे जीना नहीं बन रहा है, हम उसमें मार्गदर्शन चाह रहे हैं, और जो हमारे को मतलब नहीं मिल पा रहा है, मतलब ऐसे अभी वर्तमान स्थिति में जो भी मनुष्य, तो यदि आप में सही कामना है तो ऐसे देवी देवता जो हैं उपलब्ध हैं, जो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। जी, बाबा जी को भी देखेंगे ऐसा मार्गदर्शन मिला ही, बाबा जी को भी यह मार्गदर्शन मिला, और बाबा जी को जो मार्गदर्शन मिला, बाबा जी ने वैसा मार्गदर्शन हम लोगों को दिया, और अभी भी इस मतलब कहेंगे तो मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि ऐसे प्रेरणा स्रोत अभी नहीं है धरती में। दिक्कत कहाँ है
हम ही प्रेरणा नहीं चाहते। मैं अपनी बात बताऊं, मूल बात यही है। मेरी गाड़ी अटकी हुई है, उसका एक ही रीजन है, हम प्रेरणा नहीं चाहते, हम जागृति नहीं चाहते। कहीं ना कहीं जो ये अभी पढ़ा ना, आकर्षण, कहीं ना कहीं हम अभी किसी दूसरे भ्रम में आकर्षित है ही, जागृति की ओर हमारा आकर्षण नहीं हुआ है, या हुआ है तो उस आकर्षण से बहुत ज्यादा आकर्षण भ्रम का भी है। कैसा, ये ठीक है कहना? जी जी बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा था, जो कल भी बात मैंने फिर से रिपीट किया, प्राथमिकता बनती है तो हमारे लिए मार्गदर्शन हमेशा उपलब्ध रहेगा। नहीं हो पा रहा है इसका मतलब ये मानना चाहिए कि हमारी आवश्यकता नहीं बनी, इसलिए उपलब्ध नहीं है हमारे लिए मार्गदर्शन, इसलिए हमको दिशा नहीं दिख रही, क्योंकि हमें प्राथमिकता नहीं बनी है। प्राथमिकता बनेगी, आवश्यकता बनेगी तो हमको पक्का ही मार्गदर्शन मिलेगा, निश्चित ही दिशा मिलेगी। भैया तीव्र जिज्ञासा नहीं बन पा रहा है, बोलिए ना सीधा से। भैया प्राथमिकता का मतलब ही वही है जी, जिसके बिना आप जीना बनता नहीं। 100% सही बात। कल आपने प्राथमिकता का बताया ही था अच्छी तरह से। भैया इसकी रिकॉर्डिंग क्या ग्रुप में ही रहती है? आज मैं लेट आया, सुन नहीं पाया, जरा मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा। भैया रिकॉर्डिंग तो मेरे कंप्यूटर पे हुआ है, मैं इसको श्री राम भैया से मैं पूछ लेता हूँ कैसे इसको अपलोड करना है। कल वाला भी रिकॉर्डिंग है मेरे कंप्यूटर पे, वो यूट्यूब पे करते हैं। हाँ तो मैं वो देख लेता हूँ, या तो मैं भैया के साथ शेयर कर दूंगा, वो अपलोड कर देंगे, या फिर वो मेरे को लिंक दे देंगे तो मैं उस पर अपलोड कर दूंगा। तो मैं प्रयास करता हूँ आज इसी ग्रुप में कर देना कि आज वो आकर्षण वगैरह आपने अच्छा समझाया होगा, मैं था नहीं आज, तो मैं वो सुनूंगा। भैया हम लोगों ने डिस्कशन किया और उसमें प्रत्याकर्षण में अभी जो है उसको फ्लोटिंग रखा है, वो क्लोज नहीं हुआ, उस पर और शोध करने के लिए मतलब अभी छोड़ दिया है। और जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो उसमें श्री राम भैया से भी पूछ लेंगे और बाकी जो लोग होंगे उनसे भी पूछ करके अपन यदि आ करके कुछ उसमें कुछ निश्चित बता पाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो वैसे रिकॉर्डिंग भैया मैं करता हूँ, उसको यूट्यूब पे मैं डालने की कोशिश करता हूँ, है ना भैया? अगले सैटरडे संडे में? जी भैया, हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है, सभी लोगों को नमस्ते। बढ़िया, नमस्ते भैया। धन्यवाद भैया, नमस्ते। नमस्ते भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते रवि भैया जी, नमस्ते सब। नमस्ते।